दोस्तों, क्या हालचाल। हाइड्रोकार्बन का लेक्चर चल रहा था। अभी तक अगर हम लोग बात करते हैं तो पूरा का पूरा एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस ये ख़त्म हो चुका था और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी स्टार्ट हो चुका था, जिसमें हम बेंजीन के बारे में पढ़ने वाले थे। जिसमें मैंने आपको बताया था बेंजीन का प्रिपरेशन कैसे किया जा सकता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी, और फिर हम लोग आगे थे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अगर बात करते हैं तो इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने नाइट्रेशंस बताया था, उसकी मैकेनिज्म भी बताई थी कि कैसे NO2 ग्रुप का जन्म होता है। ठीक है, वो जा करके बेंजीन रिंग के ऊपर कैसे बॉन्ड को तोड़वा करके जुड़ता था, कैसे कार्बोकैटायंस बनता था, फिर कैसे डीप्रोटोनेशन H+ वहाँ पर रिमूव होता था, जिसकी वजह से फिर से उनकी एरोमेटिसिटी गेन होती थी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। ये नाइट्रेशन का था। ऐसे ही मैंने आपको हेलोजेनेशंस भी बताया था और वहाँ पर आपको सल्फोनेशंस बताया था। इतनी सारी रिएक्शंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करा दी थी। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की यहाँ पर कुछ और रिएक्शंस बची हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊँ यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शंस बची है। तो हम लोग यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शंस देखेंगे, जिसमें हमें 2 रिएक्शंस देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ और प्रोसेस है, उसको भी देखते हैं यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर आज का लेक्चर स्टार्ट होता है कि फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन से। तो पहले मैंने आपको बताया कि हम लोग का पढ़ने का तरीका सेम वही होगा कि पहले मैं जो भी रिएक्शन, जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा, पहले उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप कोशिश ये रहती है कि जैसे जैसे वहाँ पर लाइनें दी गई हैं उसी सीक्वेंस में ही मैं आपको वहाँ पर बताऊँ, समझाऊँ, जिससे कि आप जब उसको रीड करो, समझो, या फिर मैं रीड कराऊँ, आपको पढ़ना समझना बहुत आसान हो जाए। क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ने का सही तरीका ये होता है, अगर एक सीक्वेंस में इसको पढ़ा जाता है ना, तभी पढ़ने में मज़ा आता है। और अगर कभी ये वाली बात, कभी वो वाली बात ऐसे उठा उठा कर इधर उधर का रखते हैं तो फिर उसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। इसलिए आपको एकदम सिस्टमेटिक और एक सीक्वेंस में ही पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप इसको देखते रहें और साथ ही साथ अगर आप NCERT की बुक आपके पास है, ठीक है, अगर आप उसको ओपन करके रखेंगे तो आपको और भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हम बेंजीन की बात कर रहे हैं, बेंजीन की फेवरेट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और उसमें हम लोग बात करने वाले हैं इसके 4th नंबर की जो रिएक्शंस होगी, जहां पर कि इससे पहले हम लोग नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन और सल्फोनेशन पढ़ चुके हैं। तो 4th नंबर की इनकी जो रिएक्शन होगी फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन होगी। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शंस हम लोग यहां पर देखेंगे। और फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शंस की अगर बात करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करने वाले, 2 रिएक्शंस देखेंगे। नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, उसमें क्या हो जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट की एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। आपको पता है जब नाइट्रेशन होता था तो नाइट्रो ग्रुप जुड़ता था, हेलोजिनेशन में तो हेलोजन, सल्फोनेशन में सल्फोनिक एसिड, तो एल्काइलेशन में कौन, एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, है कि नहीं। तो चलो मेन रिएक्शंस बताता हूं। मेन रिएक्शन की बात करते हैं तो ये रहा हमारा बेंजीन रिंग। ठीक है, ये रहा हमारा क्या, बेंजीन रिंग। और हम क्या करते हैं यहाँ पर इसका एल्काइलेशन कराना है तो हमें एक एल्काइल हैलाइड यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा भाई, एल्काइल हैलाइड। और साथ ही साथ यहाँ पर हमें एक लेविस एसिड की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रीडल क्राफ्ट ने वो लेविस एसिड कौन सा उठाया था यहाँ पर, FeCl, AlCl3। इसके अलावा भी अगर वो चाहते तो FeCl3, FeBr3 को भी उठा सकते थे। तो अब ये करेगा क्या, आपको पता है लेविस एसिड है, जैसे पिछले डे पे मैंने आपको बताया था वहां पर हेलोजिनेशन प्रोसेस के दौरान, तो जो लेविस एसिड होता है उसकी ऑक्टेट क्या है यहाँ पर, इनकम्प्लीट है ना यहाँ पर AlCl3 की। ये चाहता है कि अपनी ऑक्टेट कंप्लीट हो, तो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के चक्कर में क्या कर जाता है, कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड हेट्रोलेट के तोड़वाएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। इस माइनस के पकड़ करके आपको पता है, मैंने बताया था AlCl4 माइनस बन जाएगा। ठीक है, ये और ये माइनस में है तो जाहिर सी बात इनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। तो ये बन गया क्या, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा रिंग पे जुड़ेगा और यहाँ पर आपकी रिएक्शंस कंप्लीट होगी। ठीक है, ऐसे कुछ यहाँ पर अगर मैं बनाता हूँ तो बताओगे यहाँ पर ये जाकर के जुड़ जाता है। लेकिन इस बात का भी ध्यान है, जैसे मैंने कि यहाँ पर जोड़ा तो यहाँ पर एक H रहा होगा, भाई वो H हटा होगा फाइनली, तब जाकर के यहाँ पर R बिठा। और आपको बताइए जो H हटा वो जाकर के AlCl4 पे रिएक्ट करेगा, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं AlCl4 जाकर के यहाँ पर H के ऊपर अटैक करेगा, या फिर H इसके ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ से एक H+ रिलीज होगा जो इससे अटैक करेगा और यहाँ से क्या पकड़ लेगा, H को, सॉरी Cl को। 4 Cl है ना, एक ये वाला Cl को पकड़ करके वहां पर क्या बना लेता है, HCl। इसलिए इस रिएक्शन को अगर समराइज करें तो हम ऐसा कह सकते हैं, जो RCl यहाँ पर टूटा है, R चला जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा, जो Cl- है वो किससे जुड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, H+ से जुड़ करके HCl बना लेता है। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ, एग्जाम्पल को देखते हैं ध्यान से। जैसे कि यहाँ पर ये बेंजीन रहा और यहाँ पर हम लोग लेते हैं मेथाइल क्लोराइड, और यहाँ पर रिएक्शंस अगर कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3,
तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसको खुद से जोड़ लेगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या आ जाता है प्लस। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जाकर के इसके ऊपर जुड़ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा मेथाइल बेंजीन। ऐसा समझ में? बस आपको ये देखना है कौन सा एल्काइल ग्रुप है, तो वही जाकर के बेंजीन के ऊपर जुड़ता चला जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल दिखाऊं मैं आपको, ये रहा, यहाँ पर लेके चलते इथाइल क्लोराइड। क्या यूज करते भाई यहाँ पर, इथाइल क्लोराइड, यहाँ पर AlCl3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इनको जोड़ लेता है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, और ये ग्रुप जाकर के इनके ऊपर जुड़ जाएगा और ऐसा कुछ यहाँ पर बन जाएगा। हमसे पूछा जाए इसका नाम, तो हम क्या बताएंगे, इथाइल बेंजीन। क्या हो जाएगा, इथाइल बेंजीन। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट और देखते हैं, एक और एग्जांपल आपकी बुक में क्वेश्चन मार्क्स लगा करके छोड़ देता है, ये रहता है CH3 CH2 CH2Cl, और यहाँ पर इसकी रिएक्शन करा देते हैं एनहाइड्रस AlCl3 से। अब होगा क्या, अब बताओगे ये इसको तोड़ लेगा, वही हमेशा की तरह माइनस है, यहाँ पर प्लस आएगा। लेकिन सवाल आता है, जब मेथाइल क्लोराइड से किया तो मेथाइल बेंजीन, इथाइल क्लोराइड से किया तो इथाइल बेंजीन, जब प्रोपाइल क्लोराइड से किया तो प्रोपाइल बेंजीन। नहीं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, और ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इस बात का ध्यान देना। देखो जब यहाँ पर था, आपको बताया जब ये Cl टूटा तो यहाँ पर कार्बोकेटायंस बना, है कि नहीं। ये कार्बोकेटायन, चलो आपको बताया मिथाइल कार्बोकेटायन, इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो बेचारा ऐसे ही रहेगा, ना कोई स्टेबिलिटी का ऑप्शन है, कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पर इथाइल कार्बोकेटायन में अगर देखते हैं, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन था, अगर अपने आप को शिफ्ट करने का सोचे बहुत ज़्यादा, यहाँ पर घुमा के लेके चला जाएगा, यहाँ पर जाएगा तो प्राइमरी ही तो रहेगा, जाने से क्या फ़ायदा, कहेगा हाँ ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन बना, जब इसने Cl को तोड़ा तो यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन इसको अभी एक यहाँ पर फायदा दिखाई देता है, क्या कहता है कि अगर मैं यहाँ से एक H को इधर ट्रांसफर कर दूँ, जिसको कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, एल्कीन में आपको बताया, तो यहाँ पर H, यहाँ पर प्लस चार्ज इसके ऊपर आके जनरेट हो जाएगा। तो अब बताओ कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा, CH3 CH प्लस और यहाँ पर CH3, ये बन गया। तो प्राइमरी ने अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट किया, थोड़ा सा स्टेबलाइज किया, और अब ये सेकेंडरी बन गया। अब यहाँ पर ये खुश है, अब कहता है कि अब जा करके यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेंगे, और जब बेंजीन रिंग के ऊपर अब इस अवस्था में जाएगा, तो अब आपका जो कंपाउंड्स बनेगा वो क्या होगा, देखना यहाँ पर। अब बताओ ये CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल। अगर केवल ये वाला ग्रुप जाता है इसको कहते हैं प्रोपाइल, इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं भाई इसको, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बेंजीन आपको बताइए, इसका ये कंपाउंड्स आपको दोबारा मिलेगा कहाँ पर, जब हम अल्कोहल प्रिपरेशंस करेंगे, तो वहाँ पर इसको हम कहते हैं क्यूमीन। एक और नाम चलता है इसका, क्यूमीन भी कहा जाता है। हाँ समझ में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब बताओ कि ये मेथाइल बेंजीन, ये क्या होगा, इथाइल बेंजीन। ठीक है, ये हो जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ये जो रिएक्शन है, ये फ्रेडल क्राफ्ट की एल्काइलेशन की रिएक्शन। चलो अब इसका दूसरा हिस्सा यहां पर देखते हैं, फ्रेडल क्राफ्ट का एसाइलेशन। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन यहां पर आता है फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, फ्रेडल क्राफ्ट की एसाइलेशन। और फ्रेडल क्राफ्ट की अगर एसाइलेशन की बात करते हैं, तो यहां पर पहले मैं मेन रिएक्शंस लिखूंगा। यहां पर एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप, तो एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप जाकर के जुड़ेगा। सवाल आता है ये एसाइल ग्रुप क्या होता है, अभी बताता हूं। RCOCl, ऐसे RCOCl, इसी को हम कहते हैं एसाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, एसाइल क्लोराइड कहते हैं। और इसकी रिएक्शन से यहाँ पर एक बार फिर से कहते हैं भाई, क्या लेके चलना पड़ेगा, लेविस एसिड एनहाइड्रस AlCl3, जिससे क्या हो पाए कि ये AlCl3 इस Cl को तोड़ करके निकाल ले, माइनस यहाँ पर प्लस। ठीक है, निकाल ले। और जब ये तोड़ करके निकालेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आप बताओगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर RCO प्लस बन जाता है, एसाइल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं आप बताओगे, एसाइल ग्रुप बन जाता है, फिर एसाइल। और ये हमारा एक क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल, ये जा करके बेंजीन रिंग पर अटैक करता है।
और बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पर आप बताओगे ये हो जाएगा RCOR। ठीक है, बेंजीन रिंग यहाँ पर CO। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। और ये इतना ग्रुप जिसको RCO कहते हैं, RC डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं एसाइल ग्रुप। और एसाइल ग्रुप कहीं पर जुड़ जाए तो इसको कहते हैं क्या हो गया, उसका एसाइलेशन हो गया। तो अब जैसे एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग कोई, ऐसे CH3 COCl, इसको कहते हैं एसिटाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं भाई, एसिटाइल क्लोराइड। इसका नाम भी आपसे ध्यान देना है, एसिटाइल क्लोराइड कहा जाता है। और यहाँ पर एक बार फिर से एनहाइड्रस AlCl3 अपना काम करेगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। ठीक है, और ये जा करके यहाँ पर रिंग पे जुड़ेगा और आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, COCH3। आपको पता है इसका नाम बहुत आपको याद रखना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं क्या, यहाँ पर एसिटोफिनोन। ये जरूर ध्यान देना, क्योंकि आपसे ऐसा दे सकता है, ऐसा नहीं कि रिएक्शंस दे दिया आपने पकड़ लिया। कहेगा बेंजीन की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड से करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, बताइए प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। तो याद रखना, इस प्रोडक्ट को ऐसा लिख देगा तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे इसका नाम एसिटोफिनोन, क्या बोलते हैं इसको, एसिटोफिनोन, ये ध्यान देना। ठीक है, अब सवाल आता है कि चलो मतलब इतना तो समझ में आया कि कोई एसाइल क्लोराइड होगा, यहाँ पर कोई भी R ग्रुप होगा, COCl होगा, यहाँ पर AlCl3 इसको तोड़ लेगा, जो भी बचेगा वो हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, वही जाकर के जुड़ेगा। अगर एसिटाइल क्लोराइड या फिर एसाइल क्लोराइड RCOCl ग्रुप ना हो, क्या और भी कोई ऑप्शन है जिससे हम वहाँ पर बना सकते होंगे अपना, यहाँ पर क्या हो जाता है, एसाइलेशन करा सकते। तो एक रास्ता और आपकी बुक में बताता है, कह रहे एक और आप यूज़ कर सकते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर एनहाइड्राइड का यूज़ करें। एसिटिक एनहाइड्राइड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ कैसे लिखेंगे, CH3COOCH3, इसको कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। है तो एनहाइड्राइड, लेकिन दो एसिटिक एसिड के मिलने से बनता है। जब मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको बताऊंगा एनहाइड्राइड कैसे बनता है। इसका नाम लिखेंगे तो यहाँ पर हम कहेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ऐसे। तो AlCl3 की वजह से ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आ जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जिस कार्बन पे जुड़े उस कार्बन पे H भी रहा होगा, तो ये जो Cl यहाँ से टूटता है वो Cl बाद में क्या मिल जाएगा, ठीक है, वो Cl H से मिल जाएगा, वहाँ पर HCl भी बनेगा। अगर मैं नहीं लिखता हूँ तो ये मत सोचना कि नहीं बन रहा है, वो HCl भी बनता है। ठीक, ऐसे यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर भी जिसे मान लेते हैं, यहाँ पर मैं जोड़ने जा रहा हूँ, यहाँ पर एक H है। ठीक, अब क्या हो जाता है, ये बॉन्ड जब यहाँ से टूटा तो ये वाला ग्रुप तो जाकर के यहाँ पर जुड़ेगा, और जो ये H यहाँ से टूटेगा वो जाकर के यहाँ पर इस माइनस, क्योंकि H जो टूटेगा वो प्लस के रूप में टूटेगा। तो बताओगे यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसे होगा। यहाँ पर आप बताओगे COCH3, वही सेम अगर नाम लिखे तो एसिटोफिनोन, और ये H जाकर के इसको मिल जाएगा तो CH3COOH, जिसको कहते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है। अच्छा, नोट करके अगर एक चीज़ हम यहाँ पर ध्यान दें, वैसे तो आपके बुक में लिखता नहीं, लेकिन अगर आप याद रखें, अगर हम एल्काइलेशन और एसाइलेशन की बात करते हैं, फ्रेडल क्राफ्ट की एल्काइलेशन और एसाइलेशन हो रही है, तो कौन सी रिएक्शन ज़्यादा अच्छी होगी, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होगी, तो याद रखना एसाइलेशन की ज़्यादा अच्छी होती है, किससे, एल्काइलेशन से। उसका रीज़न ये बताया जाता है कि एक्चुअली में क्या हो जाता है, जो एल्काइल ग्रुप हो जाता है, एक अच्छा इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होता है, जैसे होता है निक्लोफाइल के पास निक्लोफिलिसिटी होती है, वैसे इलेक्ट्रोफाइल के लिए इलेक्ट्रोफिलिसिटी होती है। इसीलिए अगर कभी रिएक्टिविटी की बात आ जाए, बाई चांस ऐसा आ जाए, कोई आप क्वेश्चंस कर रहे हो, तो अगर हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की बात करते हैं, तो याद रखना बेंजीन रिंग के ऊपर तो फ्रेडल क्राफ्ट की एसाइलेशन अच्छी होती है, एसाइलेशन ज़्यादा अच्छा होगा इन कंपेरिजन टू एल्काइलेशन, क्योंकि फ्रेडल क्राफ्ट की दो रिएक्शन, एक एल्काइलेशन दूसरी एसाइलेशन। उसका रीज़न ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक टर्म चलता है रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी, बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी। वो क्या हो जाएगा, जो RCO ग्रुप होगा हमारा, RCO प्लस वाला, ये ज़्यादा हो जाएगा किससे, R प्लस। तो इनकी एज अ इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफाइल बन करके रिएक्शन करने का जो रेट होता है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है इनकी तुलना में। इसलिए एक टर्म यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी एसाइल ग्रुप की ज़्यादा होती है एल्काइल ग्रुप से। तो ऐसा अगर कभी आता है तो,
और यहाँ पर एक नोट करके और चीज़ मैं बता दूँ, वो एल्काइलेशन के रिस्पेक्ट में है। आपसे ऐसा पूछा जाएगा कौन सा फ्रीडल क्राफ्ट के लिए, एक फ्रीडल क्राफ्ट का एल्काइलेशन करना था, कौन सा एल्काइल हैलाइड यूज नहीं कर सकते। याद रखना कि जो भी हेलोजन अगर sp2 हाइब्रिडाइज डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है तो उसको एनहाइड्रस Cl3 आसानी से तोड़ नहीं पाता, तो वो हमारे एल्काइल हैलाइड की तरह यूज नहीं होगा। जैसे कि अगर आपको मैं यहाँ पर बताऊँ, कल को आपको ऐसा बेंजीन रिंग के साथ ऐसे दे दे, कह दे ये, क्या ये एल्काइल हैलाइड की तरह यूज हो पाएगा? आप बताओगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप आगे देखेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये बॉन्ड टूटता ही नहीं, ठीक है, ये इसकी बॉन्ड लेंथ काफ़ी शॉर्ट हो जाती है। और कौन नहीं हो सकता है? कल को ऐसे आपको दे दिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2 CHBr ऐसे कहा जाए, क्या यहाँ पर यूज कर सकते हैं? यहाँ पर sp2 से जुड़ा है, इसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है, तो ये आप बताओगे जो AlCl3 क्या करता था यहाँ पर जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशंस में, तो बताओगे यहाँ पर इसी Cl को ही तोड़ता था। लेकिन अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज से जुड़ा है या फिर बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो वहां पर आप बताओगे कि ये कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, तो वहां पर इनका एल्काइलेशन होगा नहीं इनकी मदद से। इसीलिए ये चीज भी याद रखना, मैं समझ गया ऐसा कुछ होता है। चलो और कुछ बताएं एक्स्ट्रा, एक और रिएक्शन यहां पर बताते हैं, तब आपको रेट कराते हैं। जो कि आगे आपको मिलेगा कीटोन बनाने में, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक बेंजीन रिंग है ऐसे, और हमारे पास यहाँ पर एक एसाइल क्लोराइड जिसको कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड ऐसे COCl है, ठीक है। यहाँ पर अगर हमारे पास AlCl3 लगा है तो क्या हो जाएगा, ये इसको तोड़ लेगा माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाता है प्लस। अब ये ग्रुप जाकर के इसके ऊपर जुड़ेगा और जुड़ करके क्या बनाएगा बताओ? कंपाउंड का नाम आपको बता पाओगे? कंपाउंड का नाम क्या नाम होगा इनका? क्या नाम चलता है? बेंजोफिनोन। क्या बोलते हैं भाई? बेंजोफिनोन। क्या यहाँ पर कीटोनल टाटोमेरिज्म हो सकता है बेंजोफिनोन में? नहीं। अच्छा, यहाँ पर अगर CH3 ग्रुप होता है इसकी जहाँ पर, तो एसिटोफिनोन बनता, और एसिटोफिनोन में कीटोनल टाटोमेरिज्म हो सकता है। अब बताओगे हाँ। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप CO ग्रुप के रेस्पेक्ट में कम से कम कोई एक अल्फा H का होना जरूरी है। तो इसलिए कल को में भी ऐसा उनका मन हुआ, जब लंबी सी कहानी से सुनाते चले जाए आपको, वहां पर होता है ना जब 4-5-6 लाइनों का बनाते हैं, ऐसे बना दिया जाएगा, इसकी रिएक्शन इससे कराई गई है, जाकर के प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट में ऐसा ऐसा कुछ होता है, और आपको बताएगा वो कीटोनल टाटोमेरिज्म नहीं देता है, तो बताओ वो कौन है, क्या है? तो आपको वहां पर ध्यान देना, बेंजोफिनोन। चलिए अब इसको मिटाए। अब रीड करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन, ठीक है, इनकी एल्काइलेशन और एसाइलेशन। ठीक है, आज हम लोग को यहाँ पर पीछे के एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस करने हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट का एल्काइलेशन रिएक्शन, व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद एन एल्काइल हैलाइड, जब बेंजीन की रिएक्शन किससे कराते हैं? एल्काइल हैलाइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्काइल बेंजीन इज फॉर्म। क्या बन जाता है? एल्काइल बेंजीन। जैसे यहाँ पर आपने देखा, इनको तोड़ लिया, माइनस यहाँ पर प्लस जाकर के जुड़ जाता है, ठीक है, टोल्यूइन बन जाता है, फिर मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर इथाइल क्लोराइड से कराया, तो यहाँ पर इसका काम है भाई Cl को तोड़ लेगा, माइनस यहाँ पर प्लस, इथाइल ग्रुप के जाके जुड़ा, इथाइल बेंजीन हो जाता है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पर कहता है, कह रहा है कि व्हाई डू वी गेट आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑन ट्रीटिंग बेंजीन विथ 1 क्लोरोप्रोपेन इंस्टेड ऑफ n प्रोपाइल बेंजीन। कह रहे हैं 1 क्लोरोप्रोपेन से जब हम रिएक्शंस कराते हैं तो हमें नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन मिलना चाहिए था, लेकिन हमें आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यों मिलता है? वो मैंने आपको बताया क्यों। क्योंकि पहले जब क्लोरीन टूटता है तो प्राइमरी कार्बोकैटायन लेकिन तुरंत अटैक नहीं करता है, पहले अपने आप को और क्या करता है, वहां पर स्टेबल करता है, उसकी हाइड्राइड शिफ्ट करके सेकेंडरी करता है, तब जाकर के वहां पर अटैक करता है। दूसरी रिएक्शन यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट की एसाइलेशन, कहता है द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद एन एसाइल हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ, दो चीजें, एक तो एसाइल हैलाइड यूज कर सकते हैं RCOCl, और दूसरा एनहाइड्राइड यूज कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। कौन सा लेविस एसिड? AlCl3, तब एसाइल बेंजीन आपको मिलेगा, ठीक है, ऐसा आपको बताया गया वहां पर। अब जैसे यहां पर देखते हैं इनकी रिएक्शंस जो हमें बताई गई हैं, ये रहा। अब देख रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है, एसिटाइल क्लोराइड, मैंने कहा ये रहा एसिटाइल क्लोराइड, तो ये जाकर के Cl को तोड़ लिया इसने, तो बचा यहाँ पर प्लस, ये जाकर के अटैक करेगा COCH3, इसको कहते हैं एसिटोफिनॉल, और HCl बन रहा है हर जगह। मैंने कहा था यहाँ पर जो H निकलेगा वो किसको मिल जाता है? इस Cl को मिलेगा। फिर यहाँ पर आते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड,
देखो यहाँ पर इसे शॉर्ट में लिखा गया ना, लेकिन शॉर्ट में देखने से मैंने कहा इसको ओपन करो। CH3CO ग्रुप का होल ट्वाइस है और वो किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से। ऐसे मैंने बनाया था CH3CO, यहाँ पर O, तो इधर भी क्या यही सेम चीज़ लिखा, इसलिए इसको ट्वाइस कर दिया था। आया समझ में? फिर मैंने बोला इधर से बॉन्ड तोड़ते हैं, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, इलेक्ट्रोफाइल बना, रिंग पे अटैक करेगा, ये बन जाता है फिर से आपका एसिटोफिनॉल, लेकिन साथ ही साथ एसिटिक एसिड भी बनता है। फिर इसके बाद आपको एक बात और बताता है, यहीं पर देख लेते हैं। कह रहे हैं कि अगर बाई चांस यहाँ पर हमें कुछ ऐसा करे कि हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो काफ़ी ज़्यादा बन रहा है। क्या बन रहा है? इलेक्ट्रोफाइल हमारा काफ़ी ज़्यादा बन रहा है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हो रहा है। अगर इलेक्ट्रोफाइल हमारा एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या करेगा आपको पता है? अभी तो क्या था कि हम जितने भी कर रहे थे मोनो सब्स्टिट्यूशंस करा रहे थे, केवल बेंजीन रिंग का एक H हटा करके वहाँ पर जो भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल था उसको बिठा देते थे। लेकिन कह रहे हैं कि अगर आप एक्सेस में प्रोड्यूस करते रहोगे इलेक्ट्रोफाइल्स तो होगा क्या वहाँ पर, क्यों एक एक करके क्या कर जाता है वहाँ पर सभी H के, बेंजीन के पास कितने हैं? 6 कार्बन के पास 6 H है, वहाँ एक एक H है सभी H को हटा करके वहाँ पर अपना क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल जोड़ता चला जाता है। इसीलिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये भी आप ध्यान देना कि ज़्यादातर जब भी हम सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, खास करके मोनो सब्स्टिट्यूशंस, तो वहाँ पर हमारा टारगेट ये होता है हम बेंजीन को एक्सेस में लेके चले और जो भी हमारा जो भी इलेक्ट्रोफाइल जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है वो थोड़ा सा कम रहे, ठीक है, जिससे कि उससे कम ही मात्रा में क्या बने वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जन्म ले और बेंजीन के ऊपर जाकर के वो जुड़े। और वही अगर हम क्या करते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेस में लेके चलेंगे, बेंजीन की मात्रा कम होगी, तो वहाँ पर क्या होगा वही बताने चल रहा है यहाँ पर। तो देखना क्या होगा, एक एक करके सभी H को हटा करके वहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। इफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इज यूज्ड, एक्सेस में तो फर्दर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मे टेक प्लेस इन विच अदर हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग्स may also be successfully replaced by the electrophiles। कह रहे अगर वहां पर एक्सेस में है तो एक एक करके सभी H को हटा करके अपना इलेक्ट्रोफाइल बिठा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कह रहे बेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस, अधिक मात्रा में लेके चल रहे क्या क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 कैन बी क्लोरीनेटेड टू हेक्साक्लोरोबेंजीन C6Cl6। जैसे आप यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर ये, तो यहाँ पर याद रहे 6Cl2 है, एनहाइड्रस AlCl3 है। अच्छा, यहाँ पर डार्क और कोल्ड लिख दिया गया और जरूरी भी है क्योंकि आपको पता है जब हम लोग मेथेन का क्लोरीनेशन करा रहे थे, मैंने कहा लाइट पड़ते ही क्लोरीन फ्री रेडिकली टूट गया था, तो हम फ्री रेडिकली ये ना टूटे इसीलिए क्या करते हैं यहाँ पर इसको बचा करके चलते हैं, यहाँ पर डार्क या फिर कोल्ड लिख दिया जाता है। जब तक क्लोरीन के साथ HNO, हीट, अल्ट्रावायलेट लाइट ना लिखा जाए तब तक हम ये मान के नहीं चलेंगे उसके साथ वहाँ पर लाइट वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, तब तक हमेशा मान के चलते वहाँ पर डार्क कंडीशन, ठीक है, इस बात का ध्यान देना। तो अब क्या हो जाता है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में यहाँ पर होगा, तो आपको बताए यहाँ पर जब हम केवल एक Cl2 यूज करते थे एक इलेक्ट्रोफाइल आता था, और यहाँ पर 6Cl2 है तो यहाँ पर 6Cl+ आएगा एक एक करके, और वो सभी H को हटा करके आप देख रहे हैं यहाँ पर अब H नहीं दिख रहा है, उसकी यहाँ पर क्या है क्लोरीन, इसको कहते हैं 6 क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 कहेंगे हेक्साक्लोरोबेंजीन बन जाता है C6Cl6। एक्सेस में यूज करोगे तो ये चीजें होंगी, आ समझ में। इसीलिए ज्यादातर क्या हो जाता है, अगर हम एक्सेस में नहीं चाहते कि वहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाए तो हम इनको क्या करते हैं, ज्यादातर एक्सेस में यूज करते हैं, इनको कम यूज करते हैं, ठीक है, इनको ज्यादातर बेंजीन को हम एक्सेस में यूज करते हैं जिससे केवल मोनो ही सब्स्टिट्यूशन हो, केवल एक ही ग्रुप जाकर के जुड़े। चलो और आगे देखते हैं। मैकेनिज्म मैंने आपको पढ़ाया था सारी चीजें, जब मैं आपको नाइट्रेशन और हैलोजिनेशंस पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था, बस यहाँ पर सब पढ़ते चलते हैं, और मैंने आपको वहां पर एक एक प्रोसेस बताया था, अगर नहीं देखे हो तो जाकर के आपको देखना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये कहता है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको रीड कराता हूँ। 3 स्टेप में पूरा होता था। पहला क्या हो जाता था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का बनना। फिर दूसरा, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता था, बॉन्ड को तोड़ाता था, खुद तो माइनस वाले से जुड़ जाता था जहां पर माइनस चार्ज आया था, और प्लस वाला बचा रह जाता था, मतलब कार्बोकेटायन। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, वो हमारा इंटरमीडिएट है। तो इतना तो हो गया, लेकिन मैंने कहा था कि उसके जुड़ने पर कार्बोकेटायन तो बना, वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता था, थोड़ी देर तक नाचता था, फिर जहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाता था रुक जाता था। तो सवाल आता है, लेकिन उसकी एरोमेटिसिटी तो चली गई, जहां पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा उस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है sp3, और sp3 होने का मतलब रिंग में अगर कोई भी एटम जो रिंग में इन्वॉल्व है, जो रिंग को बना रहा है, अगर उसका हाइब्रिडेशन sp3 आ गया तो मतलब तुरंत के तुरंत आप मान लो उसकी एरोमेटिसिटी खत्म। तो अपनी एरोमेटिसिटी को रिगेन करने के लिए उसको कौन सा ठोस कदम उठाना पड़ता है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकेटायंस इंटरमीडिएट।
तो जा करके हमारा फिर से एरोमेटिसिटी गेन होती है। ये आपको जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा तो आपको एग्जांपल्स बता रहे हैं, हम केवल एग्जांपल देख करके सारी चीज़ें सीखेंगे क्योंकि सब कुछ मैंने आपको बता दिया। चलो, क्लोरीनेशन जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था Cl2 AlCl3 क्या करेगा, इसको तोड़ लेगा, है कि नहीं, माइनस यहाँ पर प्लस, बताओ, और इसको तोड़ करके ये क्या बना लिया अपना AlCl4 माइनस, ये तो खुश है, लेकिन किसको छोड़ दे यहाँ पर, क्लोरोनियम आयन, ठीक है, Cl प्लस, और ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे जाएगा। ऐसे अगर फ्रेडल क्राफ्ट की बात करते हैं, AlCl3 यूज करते थे एल्काइल क्लोराइड के सामने, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल बना, ये तो जाएगा रिंग पे जुड़ने, और ये अपना यहाँ पर AlCl4 माइनस बना लिया। एसाइल क्लोराइड में भी सेम ये प्रोसेस होगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, ये टूट के गया, यहाँ पर AlCl4 माइनस बना लेता है, यहाँ पर RCO प्लस हो जाता है। कहता है इन द केस ऑफ नाइट्रेशन एंड द इलेक्ट्रोफाइल्स, नाइट्रेशन के केस में कैसे बनता था मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिल, आप बताओगे यहाँ पर H2SO4 HNO3 एक्चुअली में दोनों एसिड होते हैं, लेकिन आपको पता है जब इन दोनों को साथ में लेते हैं तो H2SO4 एसिड का ही रोल प्ले करता है, जबकि HNO3 को क्या करना पड़ जाता है, बेस बनना पड़ जाता है। यहाँ से जो H प्लस निकलेगा तो आप बताओगे वो H प्लस कहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएगा, और ये आपका कुछ ऐसे बन जाता है। लेकिन प्लस चार्ज आते मैंने कहा इसको ठोस कदम उठाना पड़ेगा, कौन सा, अपने प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, प्लस और माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, वाटर, और क्या निकल के आएगा, NO2 प्लस, सब कुछ बताया वहाँ पर। ये आपको समझा रहा था कैसे इलेक्ट्रोफाइल, पहला स्टेप इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। अब समझ लेते हैं यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो ऐसा यहाँ पर देखते चलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जब रिंग के ऊपर अटैक करता है, या फिर किसी को एरो इधर दिखाएं या फिर ऐसे दिखा सकते हैं, इधर आया तो अब क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड कोई पोलराइज होगा, जिससे मान लेते हैं ऐसे टूटा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, ये किससे जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन चाहता है ना तो माइनस वाले से जुड़ेगा, यहाँ पर जाकर के अपना बैठ गया, देखते हैं यहाँ पर बैठ गया ये, और बैठते ही यहाँ पर इसका वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, sp3, देखा, और यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस चार्ज, और ये प्लस चार्ज यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ पर कंजुगेशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे घूमेगा, लेकिन इसके आगे नहीं घूम पाएगा क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकेज, स्टॉप लग गया, क्यों, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ गया। तो वह आपको यहाँ पर बताता है कि यहाँ पर ये जाके जुड़ा, तो आप देख रहे हैं कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन चुका है। अब देखते हैं क्या बताता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, या फिर जिसका दूसरा नाम कह सकते हैं एरेनियम आयन, कार्बोकैटायन बोल सकते हैं, या फिर एरेन है ना, बेंजीन को हम एरेन्स भी कहते हैं, तो एरेनियम आयन भी कह सकते हैं इनके सम्मान में। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्या बना देगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये कहा था, इसको मैंने कहा था, इसको बॉन्ड को, दोनों पाई बॉन्ड को हटा कर इसे प्लस लिख देते हैं, ऐसे डॉटेड लाइन से एक सर्किल बनाते हैं, लेकिन सर्किल पूरा कंप्लीट नहीं होता, उसी को सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और एरेनियम आयन इन विच वन कार्बन एटम क्या हो जाता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है, उसकी बात कर रहा है, इसको कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स एरेनियम आयन। फिर यहां पर आपको बताया गया द एरेनियम आयन गेट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ऐसा था, फिर यहां पर ऐसे, इसको हम डॉटेड लाइंस ऐसे दिखा देते हैं, ये जाकर के यहां पर जुड़ा, ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। चलो अब आता है स्टेप यहाँ पर, इनकी एरोमेटिसिटी कैसे आएगी, इनकी पावर खत्म हो गई ना, उसको जोड़ते हैं, इनकी पावर खत्म, अब कैसे अपनी पावर को रिगेन करेंगे, यहाँ पर आपको बताता है। पहले यहाँ पर इनकी लाइन कहता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स और एरेनियम आयन लूजेस इट्स, क्या लूज कर बैठा है, एरोमेटिक कैरेक्टर, बिकॉज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप कहाँ पर, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे, क्योंकि हर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सपना होता है कि मैं एरोमेटिक बन जाऊं, क्योंकि उसको पता है सब ज्यादा स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक। तो अब यहाँ पर बताया गया कि ये एरोमेटिक थे, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ने के चक्कर में इनकी एरोमेटिसिटी, इनकी पावर खत्म। अब कैसे अपनी पावर को फिर से पाएंगे, तो बताया गया रिमूवल ऑफ प्रोटॉन का कदम उठाना पड़ेगा। तीसरा स्टेप कह रहे टू रिस्टोर द एरोमेटिक कैरेक्टर सिग्मा कॉम्प्लेक्स रिलीज प्रोटॉन, प्रोटॉन को हटाना पड़ेगा उसको फ्रॉम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है, ऑन अटैक बाई AlCl4 माइनस इन केस ऑफ हेलोजिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, और HSO4 माइनस का अटैक होगा जब नाइट्रेशन करते हैं। देखो होता क्या है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखें तो आप यही कहोगे AlCl4 माइनस जो बना था, एक्चुअली में क्या हो जाता है, अब यहाँ पर आपको तो ये प्लस लेके बैठा, अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो प्लस माइनस की वजह से फिर से यहाँ पर बॉन्ड आ जाए, तो यहाँ से जो H प्लस रिमूव किया जाएगा वो यहाँ पर जाएगा, प्लस किसको हटाया जाएगा, इसको कहते हैं डीप्रोटोनेशन या फिर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। यहाँ से हटेगा, यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस माइनस की वजह से यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, और आप बताएंगे ये ऐसे बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल। फिर से यहाँ पर इनके तीनों बॉन्ड दिख रहे हैं, एरोमेटिसिटी रिगेन हो जाती है, HCl बनता है, AlCl3 फिर से बन जाता है। ऐसे H2SO अगर वहाँ पर सल्फोनेशन करते थे
तो यहाँ पर इस H को हटाने के लिए क्या आता था यहाँ पर HSO4 माइनस, या फिर यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं जो H प्लस टूटा यहाँ पर जाकर के जुड़ेगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज और ये बन जाएगा H2SO4। ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता। ठीक है, तो ये रिएक्शंस यहाँ पर हो गई थी आपके। अब अगली मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर एडिशन रिएक्शन, फिर उसके बाद रीड करते हैं उसको। अभी तक जितनी भी रिएक्शंस हम लोग पढ़ रहे थे वो सबके सब क्या थे आपको पता है, वो सबके सब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था। लेकिन अब जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इनकी अगली रिएक्शन जो स्पेशल कंडीशंस पे कराई जाती है वो होता है यहाँ पर एडिशन। ऐसा कह सकते हैं इनका सेकेंड नंबर की जो रिएक्शंस होगी वो होगी एडिशन रिएक्शन। एडिशन आसान नहीं है। बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर को पकड़ने में यही सबसे बड़ी समस्या कर रहा था कि जो 3-3 पाई बॉन्ड्स अगर लेकर के बैठा हो, इतने ज़्यादा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लेके बैठा हो, लेकिन उसके बाद एडिशन उसको पसंद नहीं, यही सबको वहाँ पर समस्या हो रही थी। क्योंकि इसके अलावा अगर कोई भी पाई बॉन्ड लेकर के बैठता है उनको सबसे अच्छा समझ में आता है कि एडिशन कर ले, लेकिन ये एडिशन नहीं, इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत पसंद था। रिएक्शन करता था, अपने पाई बॉन्ड्स को बचा करके रख लेता था। लेकिन हाँ, कहते थे एडिशन भी करा सकते हो, लेकिन इनको ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन करा सकते हो तो थोड़ी सी स्पेशल कंडीशंस देनी पड़ेगी। जैसे कि अब इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें एक आ जाता है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन। कैसे होगा देखो इसको, बेंजीन रिंग है, कह रहा है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ेंगे इनके पाई बॉन्ड को तोड़ करके, लेकिन ऐसा काम ऐसे वैसे नहीं कराएंगे। यहाँ पर किसकी उपस्थिति में, निकल कैटलिस्ट। वो भी कह रहा है कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए तब जाकर इनका पाई बॉन्ड कोई तोड़ पाएगा। इसलिए क्या हो जाता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तब इनका हाइड्रोजनेशन होता है। इनके पाई बॉन्ड को तोड़ करके एक एच यहाँ पर, एक एच यहाँ पर, फिर ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ा एच मिल जाता है। जैसे एल्केन का प्रिपरेशन करते थे ना, एल्कीन एल्काइन से, वैसे ही सेम यहाँ पर। और जब इसके सभी पाई बॉन्ड टूट गए तो अब ये क्या बन जाएगा, केवल और केवल साइक्लोहेक्सेन। क्या हो जाएगा भाई, साइक्लोहेक्सेन। फॉर्मूला लिखेंगे C6H12 आ जाएगा ना। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन थे, 3 डबल बॉन्ड टूटा, 6 और मिल के 12 हो जाता। चलो बी नंबर का जो यहाँ पर आपको बताया गया वो है यहाँ पर हेलोजेनेशन। एडिशन की ही बात कर रहे, हेलोजेनेशन मतलब हेलोजन का एडिशन होने वाला है। और वो कैसे होगा अगर हम देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर बताया कि हम 3Cl2 यूज करते हैं। और आपको पता है अगर हम यहाँ पर AlCl3 यूज करते हैं डार्क, तब तो सब्स्टिट्यूशन होने लगता है कि क्लोरीन जाके बैठता है ऊपर H को हटा करके। लेकिन यहाँ पर कह रहे नहीं, इनको तो पता है, यहाँ पर दिक्कत करें, यहाँ पर लेते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट 500 केल्विन टेम्परेचर। आपको तुरंत सतर्क हो जाना है क्योंकि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ये जो क्लोरीन था हमारा ना, अब ये फ्री रेडिकली टूटेगा। क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकली, ऐसे क्लोरीन फ्री रेडिकली में टूट जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, क्योंकि इनकी प्रेजेंस में तुरंत के तुरंत, क्योंकि इसका बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है, बड़ी आसानी से यहाँ पर ऐसे होमोलेटिकली ब्रेक हो जाता है। अब ये जा करके क्या करते हैं, यहाँ पर टारगेट बनाते हैं, पाई बॉन्ड को तोड़ा, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर, इसको होमोलेटिकली तोड़ते हैं यहाँ पर, ऐसे इसको तोड़ा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर। तो अब अगर इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा, हम देखेंगे ऐसा कुछ होगा। ठीक है, पाई बॉन्ड तो टूट ही चुका है, यहाँ पर Cl आ जाता है, देख रहे हैं यहाँ पर Cl। अच्छा H नहीं हटा, इस बात का ध्यान रहे, जब सब्स्टिट्यूशन कराते थे तब H हटता था, एडिशन में पाई बॉन्ड टूट करके। इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूंगा ना, C6 आप लिखेंगे, फिर कहेंगे H6 है और Cl6 है। इसको हम कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको शॉर्ट में कहते हैं BHC। इसका एक कॉमन नाम चलता है, क्या हो जाता है वहां पर, आपको पता है क्या कॉमन नाम चलता है इसका, इसको गैमेक्सीन कहते हैं। अच्छा इस बात का भी ध्यान रहे, कभी ऐसा एक दूसरे से मिलाना नहीं है। यहाँ पर बेंजीन है, मैंने कहा कि अगर यहाँ पर 6Cl2 यूज करते हो और क्या यहाँ पर AlCl3 डार्क वगैरह होगा, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। तब बताओगे यहाँ पर सभी कार्बन पे एक एक H को हटा करके जो H है उसको क्लोरीन आ जाता है, जो अभी आपको बताया था, एक्सेस ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। तो ये सब्स्टिट्यूशंस है, ये तीनों रिएक्शंस, ठीक है, इन पे ध्यान देना। ये एडिशन का था ये, क्योंकि यहाँ पर अगर 3Cl2 H लाइट वगैरह मिला तब आप पाई बॉन्ड को तोड़ोगे। और अगर आपको लाइट वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिलता है, हाई टेम्परेचर नहीं मिलता है और Cl2 यहाँ पर ये है, तो आप इसके H को हटा कर जोड़ोगे, मतलब इसका पाई बॉन्ड रिटेन रहेगा। देख रहे हैं यहाँ पर पाई बॉन्ड्स यहाँ पर था तो यहाँ पर भी रहेगा, उसमें कोई दिक्कत। तो ये सब कुछ आपको बताया क्या, ये एडिशन था।
अब यहीं पर मैं आपको ऑक्सीडेशन भी पढ़ा देता हूँ, तो उसके बाद तब रेट करते साथ में। तीसरे नंबर की रिएक्शन जो यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन या फिर कह सकते हैं यहाँ पर आपको पता है कंबर्शन की जो रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन की रिएक्शन से, कंबर्शन बेंजीन, बेंजीन का कंबर्शन करने वाले, उसको जलाने वाले, बर्न करने वाले। और कंबर्शन में आपको कहता है ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, क्या होने वाला है C6H6, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको क्या करते हैं, जलाएंगे, और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाता है कि आपको पता है कि यहाँ पर ये जलेगा तो आप बताओगे 6CO2 प्लस जितना हाइड्रोजन, मैंने कहा था जितना कार्बन उतने का कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जितना हाइड्रोजन उसका आधा, 6 का आधा कितना 3 H2O बन जाता है। ये गैस बनते हैं, ये मेनली लिक्विड बनते हैं। फिर इधर ऑक्सीजन के एटम के नंबर को काउंट करना, जितना होगा उसका आधा इसके सामने लिखना। 6 2 12 और 3 कितना हो जाता है 15, और 15/2 यहाँ पर कर देंगे, मतलब 7.5 × 2 करेंगे तभी तो आ जाएगा इधर में 15। ऐसा कुछ यहाँ पर होता है। देखो ये कंबर्शन आपको बताया गया, आपकी बुक में नहीं लिखना, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत अच्छे से जलाओगे तब। लेकिन बेंजीन रिंग में क्या हो जाता है कि कार्बन्स पाया जाता है, बहुत ही कंडेंस फॉर्म में कार्बन्स होते हैं। आप देखते हैं यहाँ पर 6 कार्बन्स है, काफी हाई परसेंटेज होती है कार्बन्स की, तो जिसकी वजह से ये तो मैंने कहा अगर सही से जलेंगे तो, इसलिए आपको एक फिजिकल प्रॉपर्टी से एक बात बताई गई थी। क्या बताया गया आपको, बताया ये शूटी फ्लेम के साथ जलते हैं। शूटी फ्लेम मतलब बहुत धुएं जैसी फ्लेम के साथ जलते हैं, और वो इंडिकेट करता है धुएं जैसी फ्लेम के साथ जलने का मतलब ये सही से नहीं जल पा रहे। कहा गया कार्बन यहाँ पर इतना ज्यादा कंडेंस होता है, इतनी हाई परसेंटेज कार्बन के एटम की होती है यहाँ पर, कि जब उसको जलाते हैं तो बहुत अच्छे से नहीं जल पाता है, ठीक है। सही से कंबर्शन ना होने की वजह से तो शूटी फ्लेम के साथ जलता है। लेकिन हाँ, अगर कंप्लीट कंबर्शन की बात आती है, जो कहते हैं ना कि हम बहुत अच्छे से जला रहे हैं, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा, तो ऐसा कुछ है। चलो अब इसको रीड करते हैं, एडिशन रिएक्शन से बात करते हैं। और आपको कहता है कि एडिशन रिएक्शंस में अंडर विग्रस कंडीशन दैट इज एट हाई टेम्परेचर और अ प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटलिस्ट, हाई टेम्परेचर प्रेशर का साथ साथ किसको लेकर है, निकिल, हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन गिव साइक्लोहेक्सेन, क्या देता है, साइक्लोहेक्सेन दे देता है। और यहां पर आप बताओगे, ये देख रहे हैं यहाँ पर H2 को जोड़ा, ये पाई बॉन्ड को तोड़ करके क्या बन जाता है, साइक्लोहेक्सेन। फिर एक और एडिशन का एग्जांपल कह रहे हैं क्लोरीन का, कह रहे हैं कि अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट्स, ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स ऐड टू बेंजीन टू प्रोड्यूस बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6Cl6 विच इज आल्सो कॉल्ड गैमेक्सेन। इसका दूसरा नाम क्या चलता है, गैमेक्सेन। तो मैंने कहा भाई आपने देखा Cl2 के सामने ये लोग हैं, AlCl3 होता ना तो यहाँ पर Cl+ निकाल के देता है इलेक्ट्रोफाइल, वो H को हटा के जुड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन है, पाई बॉन्ड तोड़ करके सबको क्या करते हैं, क्लोरीन 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 यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो बताओ कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको BHC या फिर गैमेक्सेन कहा जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन का है, यहाँ पर इसको कहते हैं कंबर्शन। कंबर्शन कहता है व्हेन हीटेड इन एयर बेंजीन बर्न्स विद शूटी फ्लेम प्रोड्यूसिंग CO2 एंड H2O। शूटी फ्लेम वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ये करता है, शूटी फ्लेम मतलब बहुत ही ज्यादा धुएं जैसी फ्लेम होता है। तो ये आपको बताया जाता है, आपको कहा जाता है बहुत ज्यादा कंडेंस होता है, तो बहुत अच्छे से नहीं जल पाता है, इसी की वजह से शूटी फ्लेम निकालता है। जनरल कंबर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर कैसे बताया मैंने आपको, जनरल कंबर्शन रिएक्शंस फॉर एनी हाइड्रोकार्बन में बी गिवन इन द फॉलोइंग। तो आप देख सकते हो किसी के लिए, लेकिन मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया उसी से आपका काम हो जाएगा कि जितना कार्बन उतने का कार्बन डाइऑक्साइड, जितना हाइड्रोजन उसका आधा वाटर, फिर जितना इधर ऑक्सीजन के एटम है उसका आधा यहाँ पर लिख देना, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर बात करते हैं डायरेक्शन इन्फ्लुएंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन द मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में बताया था कि अगर बेंजीन के ऊपर कोई पहले से बैठा हुआ है, अगर बेंजीन पूरी खाली है, जैसे अभी पूरी रिएक्शंस कराया बेंजीन के ऊपर कोई नहीं बैठा था, जब हम सब्स्टिट्यूशन कराते तब बेंजीन के ऊपर कोई आता था, कभी हेलोजन, कभी नाइट्रो ग्रुप, कभी सल्फोनिक ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, जो भी आते थे वहाँ पर बेंजीन पूरी खाली थी, जहाँ मन करे वहाँ पर बैठ सकते थे। लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर पहले से कोई ग्रुप प्रेजेंट है, तो अब अगर कहो किसी इलेक्ट्रोफाइल को जाओ बेंजीन के ऊपर जुड़ जाओ, तो अपने मन के मुताबिक नहीं जुड़ सकता। अब वो पूछेगा किससे, कि जो ग्रुप वहाँ पर पहले बैठा है, उसका राज है वहाँ पर, उससे पूछा जाएगा भाई कहाँ पर आदेश है, आर्थो पर जुड़े, पैरा पर जुड़े कि मेटा पर जुड़े, ठीक है। इसी को कहते हैं डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को एक डायरेक्शन देना, एक पोजीशन देना कि आप यहीं पर जुड़ सकते हो, उसी को कहते हैं डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस। अब जैसे इसके बारे में बात आई है तो एक बार फिर से मैं ऐसा पूछ लेता हूँ आपसे कि आपको बताया था अगर कोई +M ग्रुप है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो कहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना पसंद करेगा, ऑर्थो और पैरा, इसलिए कहते हैं उसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग।
अगर कोई -m ग्रुप है जिसको हम कहते थे क्या, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप हैं, तो वो कहाँ पर जोड़ते थे, मेटा पोजीशन पे। ऐसा नहीं कि मेटा पे इलेक्ट्रॉन नेचुरली बढ़ाते थे, मैंने कहा आर्थो पैरा पर घटा देते थे, तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पर ही बढ़ा हुआ दिखता था, वहीं पर जाकर के वो जुड़ता था। तो इसमें अब ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बताना है। ठीक है, वो आपको यहाँ पर बताया गया। चलिए एक टॉपिक ऐसा देख लेते हैं यहाँ पर, कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी की बात आती है। कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी बताया गया कि जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे कई बेंजीन रिंग आपस में जुड़े होते हैं, उनको हम पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में रखते हैं। और ये बताया गया ये क्या हो जाते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक बेंजीन रिंग आपस में जुड़े होते हैं, तो ये इनके पास कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज आ जाती है, टॉक्सिसिटी आ जाती है। और ये कैसे जन्म लेते हैं पता है, जब हम क्या करते हैं, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, टोबैको वगैरह हो, इनका इनकम्प्लीट कंबर्शन हो, मतलब इनको जला तो लेकिन ऑक्सीजन इनको कम मिल रहा है, तो उस दौरान ऐसे कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस जिनकी वजह से कैंसर होता है, ठीक है, ये लोग जन्म लेते हैं। और बताया गया जैसे कोई सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करता है, तो वहाँ पर वो आप देखते हो सुलगता रहता है, वो जलता थोड़ी नहीं, ठीक है, वहाँ पर एक बार जला करके फिर उसको वहाँ पर उसका जलना बंद कर दे, फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे सुलगता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जब उसको वहाँ पर सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो इनकम्प्लीट कंबर्शन होगा, तो इनकम्प्लीट कंबर्शन होगा तो वहाँ पर ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो क्या हो जाते हैं कि वहाँ पर कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो कुछ समय तक बॉडी हमारी जब तक उसको झेल पाती है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब एक समय आता है जब हमारी बॉडी उसको झेल नहीं पाती है, तो हमारे डीएनए में चेंजेस हो जाते हैं और उसी की वजह से कैंसर कॉज करता है। ठीक है, आपको यहाँ पर बताया गया, इसको देखते हैं। कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग मोर देन वन बेंजीन, जो एक से ज्यादा बेंजीन जुड़े तो उनको पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन से कह दिया जाता है। रिंग फ्यूज टुगेदर आर टॉक्सिक, और जहरीले होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, एंड सेड टू पजेस कैंसर प्रोड्यूसिंग, इसलिए कहा जाता है, और इन्हीं की वजह से कैंसर भी कॉज होता है। तो बताया कि इसको हम कार्सिनोजेनिक भी कहते हैं। सच पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म, ये बनते कैसे होंगे, ऑन इनकम्प्लीट, अच्छे से नहीं, इनकम्प्लीट कंबर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक टोबैको, कोल, पेट्रोलियम, इन सबके इनकम्प्लीट कंबर्शन से बनते हैं। दे इंटर इनटू ह्यूमन बॉडी एंड अंडरगो वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड फाइनली डैमेज, और आखिरकार वो क्या करते हैं, डीएनए को डैमेज ही कर देते हैं, एंड कॉजेज कैंसर। सम ऑफ द कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन्स आर, आपको यहाँ पर बताया गया है बॉक्स में, इनके आईपीसी नाम पे नहीं जाना, बस ऐसा देख लेना, कभी अगर आ जाए तो आपको ध्यान देना। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने बेंजीन रिंग, ऐसा लग रहा है 1 2 3 4, इसका नाम होता है 1,2 बेंजीन एंथ्रासिन। कैसे नाम लिखे हैं उस पर मत जाओ कि इतना नहीं जाना, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 तो था, यहाँ पर 2 कार्बन और ऐसा लग गया, तो यहाँ पर एक 5 कार्बन का रिंग हमें दिख रहा है, और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लग गया, तो कहेंगे 3 मेथाइल क्लोर एंथ्रासिन, ठीक है, 3 मेथाइल कोलेंथ्रासिन, ठीक है, क्लोरीन कोलेंथ्रासिन होता है ना, कोलेंथ्रासिन बोला जाता है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 एक और आ जाता है 1,2 बेंजपायरीन, और यहाँ पर अगर बात करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे जुड़ता चला गया है, 1,2 5 6 डाई बेंजीन एंथ्रासिन। देख रहे बहुत सारे बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज होते चले जा रहे हैं। और यहाँ पर एक और बताता है, आप देख रहे हैं 1 2 3 4, ये तो है 2 मिथाइल ग्रुप भी यहाँ पर लगे हुए हैं, 9,10 डाई मिथाइल 1,2 बेंजीन एंथ्रासिन। तो ऐसे ये लोग हैं, वहाँ पर ऐसा लास्ट में थोड़ा सा दे दिया, तो आपको ये ध्यान देना, ठीक। चलो अब यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में मैं आपको यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन आपको बताऊंगा। यहाँ पर इसके अलावा ऊपर आईपीसी वगैरह है, तो आप उसको देख लेना। यहाँ पर 4 नंबर की बात करते हैं, राइट आईपीसी नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नंबर 1, ठीक है, पेंट-2-ईन, कह रहे कि इसकी अगर ओजोनोलिसिस करोगे तो क्या हो जाता है, मैं ऐसे बना देता हूँ पेंट-2-ईन को 1 2 3 4 एंड 5। ये अगर एक किनारे से देखें 1 2, यहाँ पर आपको ईन देखने को मिल रहा है, और आपको कह रहा है कि इसकी ओजोनोलिसिस करो। नंबर 1 आपको पता है ओजोनोलिसिस हम O3, फिर यहाँ पर जिंक H2O यूज करते हैं ऐसे। अब आपको यहाँ पर ये बताया गया कि बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसका नाम। तो मैंने कहा देखो यहाँ पर इसको डबल, मैंने आपको बताया था ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड जहाँ कहीं पर दिखे तोड़ो, ऑक्सीजन लगाओ, तो CH3 CH2 CHO होता है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CHO बन जाएगा, 3 कार्बन के एल्डिहाइड, और इधर से भी 2 कार्बन के एल्डिहाइड बनेगा। अब होता है कि यहाँ पर CH3 CHO,
तो इसका आईपीएससी नाम क्या है बताओगे? इथेनल। एल्डिहाइड के लिए अल यूज करते हैं ना, यहाँ पर मेथ एथ प्रोपेनल। चलो नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड पता है क्या? 3,4 डाई मेथाइल हेप्ट 3 हेप्ट का मतलब 7, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद कहाँ कहाँ बोल रहे हैं? कह रहे तीसरे और चौथे, 1 2 3, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ। और कहाँ पर बोल रहा है? तीसरे पे इन है, 1 2 3, ये तीसरा, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और इसी की ओजोनोलिसिस करा रहा है। बताओ कैसे करना होगा हमें? डबल बॉन्ड दिखा, तोड़ करके ऑक्सीजन पकड़ा दो, बस काम खत्म। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का कीटोन बनता है जिसमें दूसरे कार्बन पे आपको यहाँ पर CO ग्रुप दिखेगा। 1 2 3 4, 4 कार्बन का बनेगा। इसको ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग यहाँ पर CH3 CH2 CH2, अब बताओ CO CH3। इनको दिखाएंगे तो CH3 CO CH2 CH2, यहाँ पर आ जाएगा CH3 CO CH2 CH3, ऐसे बन जाता है। अगर इसका नाम लिखेंगे तो कितना? 1 2 3 4 5, पेंट टू ओन, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्यूट टू ओन, ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड, और थर्ड में कहता है 2 इथाइल ब्यूट 1 इन, 1 2 3 4। और कहाँ पर कह रहे हैं? दूसरे पे इथाइल, जैसे मान लेते ये दूसरे पे इथाइल ग्रुप है और 1 पे इन है, ये रहा। इसकी भी कह रहे हो ओजोनोलिसिस करवा। कॉन्सेप्ट वही लेके चल रहा है, डबल बॉन्ड को तोड़ा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3, तीसरे पे CO ग्रुप। अगर आपको जिस कार्बन पे डबल ऑक्सीजन मिल रहा है, अगर उसके पास एक से ज्यादा कार्बन की चेन है तो कीटोन बनाएगा। केवल एक ही चेन, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं इसको डबल बॉन्ड मिला, इसके पास केवल एक ही साइड कार्बन चेन थी, इसके पास केवल इधर साइड कार्बन चेन थी, लेकिन यहाँ पर इसको मिला इधर भी कार्बन चेन और इधर भी, ये कीटोन बनाएगा। वैसे ये कीटोन बनाएगा ये वाला, और ये एल्डिहाइड बनाएगा। 1 2 3 4 5, 3 का आप बताएंगे CH3 CH2, तीसरे पे CO ग्रुप आ गया और इधर भी 2 कार्बन है, CH2 CH3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? HCHO। ठीक है, ऐसा हो जाता है। और यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट, 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन, 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन। तब बताओ कि 1 2 3 4, और 1 पे क्या हो जाता है? यहाँ पर फिनाइल। अब देखेंगे यहाँ पर ब्यूट 1 इन, ये 1, आप इस पे नंबरिंग करेंगे, ये कार्बन की चेन पे, बड़ी कार्बन चेन है तो यहाँ पर साइड चेन की तरह काम करेगा। अब इसकी ओजोनोलिसिस करते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट वही है भाई, यहाँ पर तोड़ा, इसको ऑक्सीजन दिया ना, 1 2 3, 3 कार्बन के एल्डिहाइड आपका ये हो जाएगा। देख रहे हैं इधर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बेंजीन रिंग है, इसके पास भी एक एल्डिहाइड लगा होगा, SCHO, बेंजल्डिहाइड, और ये क्या हो जाएगा? मेथ एथ प्रोपेनल। तो आपने यहाँ पर देखा कि अगर हम इसकी क्या करते हैं, यहाँ पर ओजोनोलिसिस करते हैं तो क्या क्या बन जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम लोग। आपको क्या बोलता है यहाँ पर? कह रहा है कि राइट एल्कीन ए ऑन ओजोनोलिसिस गिव अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड पेंटेनॉल। आपसे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपके कैसा एल्कीन लिखो। देखो इस बार प्रोडक्ट आपको दे रहा है, याद रखना जब प्रोडक्ट से आपसे वो एल्कीन पूछे तब भी मैंने आपको बताया था जब एल्कीन पढ़ा रहा था मैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर 5th नंबर का जो क्वेश्चन इसमें कह रहे ए नाम का कोई एल्कीन है, ठीक है, उसकी हम ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, O3 फिर जिंक H2O। तो अब क्या हो जाएगा? ओजोनोलिसिस करा रहे हैं तो यहां पर बताया गया इथेनॉल बन रहा है। क्या बन रहा है? इथेनॉल, मतलब ये CH3 CHO, तो क्या हो जाएगा? पेंटेन 3 ओन, CH3 CH2 CO CH2 CH3, पेंटेन 3 ओन। अब ऐसा कुछ यहां पर हो जाता है। अब मैंने कहा था, हमसे पूछा है वो एल्कीन कौन सा होगा, तो याद रखना कि हमें क्या करना है कि मैंने आपको एक तरीका बताया था कि इनके ऑक्सीजन वाले जो CHO ग्रुप है या फिर जिनके पास ऑक्सीजन है उनको एक दूसरे के सामने लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर ये ऑक्सीजन इसके पास, इसको ऐसे लिख दो C डबल बॉन्ड O, और इसके पास यहाँ पर कौन है? एक तरफ CH2 CH3 है, दूसरी तरफ भी कौन है? CH2 CH3 है, ठीक है। ये अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर इधर से ऑक्सीजन इधर से ऑक्सीजन निकाल देते हैं।
अब ये कार्बन जिनका जिनका ऑक्सीजन हटा है उनके कार्बन को आपस में डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग यहाँ पर करते हैं, ऐसा कुछ होगा। यहाँ पर लिखेंगे, कहेंगे CH3 CH, देख रहे हैं यहाँ पर ये डबल बॉन्ड से किससे जुड़ जाएगा, इस चीज से। और इसके पास आप बताओगे यहाँ पर CH2 CH3 तो है ही, और इधर भी क्या हो जाएगा CH2 CH3 आ जाएगा। ऐसे जब इसका नाम हम लोग लिखते हैं तो हम कहेंगे 1, यहाँ पर 2, ये 3, और अगर यहाँ से 1 2 3 हम यहाँ से कर लेते हैं ना, यहाँ से 2, सही है, 4 and 5, क्योंकि यहाँ पे दूसरे कार्बन पे आपका क्या पड़ रहा है, डबल बॉन्ड। तब बताओगे 3 पे इथाइल पेंट टू ई, 3 इथाइल पेंट टू ईन वहां पर यूज किया गया। हाँ समझ में। चलो 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या बताना चाहता, 13.6 एन एल्कीन ए है, कंटेन कह रहा है 3 कार्बन कार्बन 8 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, और एक कह रहा है कि वहां पर कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है। एक ही जब ओजोनोलिसिस कराते हैं गिव्स 2 मोल ऑफ एन एल्डिहाइड, 2 मोल एक एल्डिहाइड देता है, और एल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाता है, 44 है। तो पूछा जाए वो कौन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 फिर से वही प्रोडक्ट दे करके आपसे कह रहा है कि भाई रिएक्टेंट क्या है। फिर से यहाँ पर मैं कहता हूँ ए नाम का था कुछ, ओजोनोलिसिस करा रहे, ठीक है, यहाँ पर जिंक H2 ये हो जाता है। देखना करना क्या है, हमें कह रहा है कि जो भी बन रहा है वो 2 मोल बन रहा है, और याद रखना उसका मॉलिक्यूलर वेट 44। एल्डिहाइड को अगर हम देखें, एल्डिहाइड तो बन रहा है, 1 कार्बन का एल्डिहाइड ले लो, 2 कार्बन का ले लो, 3 कार्बन का, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। तो आपको पता है जब 2 कार्बन का आप निकालते हैं उसी का मॉलिक्यूलर वेट 44 आता है, मतलब बताओ यहाँ पर CH3 CHO ही है, ऐसा कुछ है। इसी का जब आप देखेंगे आप निकालेंगे यहाँ पर 44 आएगा, 12 दूनी 24 हो जाता है, यहाँ पर 16 हो जाता है, यहाँ पर 6 हो जाता है, तो 44 इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है। अब आपको बताया फिर से भाई कॉन्सेप्ट लगाओ, दोनों CH3 को एक आमने सामने ले गए, यहाँ पर CO ग्रुप को CHO ऐसे, फिर दूसरा वाला 2 मोल बन रहा है ना, OCH CH3 ऐसे। फिर क्या करना है बताओ, क्या बताया, इसका ऑक्सीजन निकाल दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा कुछ बन जाएगा, बताओगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो वो जा करके यहाँ पर ये बन जाता है, और इसका नाम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्यूटटूइन। ठीक, ऐसे कुछ है, ब्यूटटूइन बन के तैयार हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पर फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको कहता है यहाँ पर नेक्स्ट अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 13.7 कह रहा है कि प्रोपेनल एंड पेंटेन 3 ओन आर द ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ एन एल्कीन। तो फिर से वही कह रहे हैं उसका स्ट्रक्चर बताओ, तो चलो उसको भी देख लेते हैं जब इतना देखें। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। तो फिर से यहाँ पर भाई कह रहा है कि उनकी ओजोनोलिसिस की जा रही है, तो यही लोगों की मदद से की जा रही होगी, जिंक H2O। और यहाँ पर आपको बताया गया कि प्रोपेनल मतलब आप बताएंगे 3 कार्बन का एल्डिहाइड, उसी को कहते हैं ना प्रोपेनल, CH2CHO। फिर क्या बोल रहा है, पेंटेन 3 ओन है, 5 कार्बन का तीसरे पे लेके बैठा है क्या, कीटोनिक ग्रुप, COCH2CH3 ये रहा। अब क्या करेगा, फिर से मैंने आपको बताया भाई इनके ऑक्सीजन को सामने करो, CHO। अब दूसरे वाले को लेके आओ, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर CH2CH3, और ये भी क्या हो जाएगा, CH2CH3। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये और ये इनको निकालना है, और यहाँ पर आता है। अब बताओ कि CH3 CH2CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2CH3, यहाँ पर CH2CH3 ऐसे। और इसका नाम लिखेंगे तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ से नंबरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से करते हैं 1 2 3, तीसरे पे यहाँ से 1 2 3, लेकिन साथ ही साथ हमें साइड चेन भी मिलता है 1 2 3 4 5 एंड 6, 3 इथाइल हेक्स 3 इन। आ समझ में। चलो अगला देखें। यहाँ पर देखो, इसके बाद का जो क्वेश्चन है सिंपल सा है, अगर आप यहाँ पर देखें। अब यहाँ पर करना क्या है हमें, क्वेश्चन नंबर 8 में 13.8 में कहता है
राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द कंबर्शन ऑफ द रिएक्शंस फॉलोइंग द हाइड्रोकार्बन। ब्यूटेन, आप फॉर्मूला लिख दो ना, एल्केन है C4H8+2, मतलब बताओगे 10। एल्केन के लिए क्या बताया, CnH2n+2, जितना कार्बन उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन और 2 और ऐड कर देना। इसको आपको जलाना है। आपको पता है जब इसको जलाएंगे तो मैंने कहा 4 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जितना हाइड्रोजन उसका आधा वाटर बन जाएगा। फिर प्रोडक्ट साइड जितने ऑक्सीजन के एटम है इधर रिएक्टेंट साइड O2 के सामने उतना लिख देना। ऐसे यहाँ पर अगर पेंटीन की बात करते हैं, पेंटीन आपको पता है एल्कीन C5H10, जितना कार्बन उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन। हेक्साइन, आइन C6H12, लेकिन 2 घटाना है तो कितना आ जाएगा 10 इनका। और इनके पास आते हैं टोल्यूएन है, 7 कार्बन होता है C7H8, ठीक है, ऐसा हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर क्योंकि 5 तो उसके पास होगा क्योंकि टोल्यूएन हमारा ये है ना, सभी कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा, 3 और आ गया, 1 2 3 4 5 यहाँ पर बेंजीन रिंग पे और 3 ये। इन सबको जलाना है। जलाने के लिए मैंने सिंपल सा बताया, इनको जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा 6, वाटर कितना बनेगा 5, फिर उधर ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। तो आप देख लेना यहाँ पर कितना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड 7, हाइड्रोजन कितना, वाटर कितना बनेगा 4, इस हाइड्रोजन का आधा। यहाँ पर भी आप ऐसा कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आगे आपको बताता है राइट द सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ हेक्स-2-ईन। आप बना सकते हैं वहां पर विच आइसोमर विल हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट। ये देखते हैं वहां पर किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। याद रखना जब बॉइलिंग पॉइंट्स की बात आएगी तो आप बताओगे भाई सिस वाले का ज्यादा होगा ट्रांस, फिर सवाल है तो ऐसे कैसे हो जाएगा, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिकुलर वेट सेम है, ऐसा क्यों। तो याद रखना है एक्चुअली इसका रीजन ये हो जाता है डाइपोल मोमेंट म्यू के अंदर छुपा है। जो सिस वाला होता है आइसोमर्स उसकी पोलैरिटी ज्यादा होती है, डाइपोल मोमेंट उसका ज्यादा होगा। और जहां पर पोलैरिटी ज्यादा होगा ना तो पोलैरिटी, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में मेनली कौन सा फोर्स लगता है वहां पर, आप बताओगे तो वंडर वाल फोर्स होता है। लेकिन पोलैरिटी होगा तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पोलैरिटी की वजह से उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके ऊपर पोलैरिटी है, थोड़ा सा भी होगा, जितना भी होगा प्लस माइनस, वहां पर भी प्लस माइनस एक मॉलिक्यूल उनके बीच में लगाव होगा ज्यादा। इसलिए बताया गया अगर ऐसा पूछा जाए बताओ क्यों, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा होता है किससे, ट्रांस से, ये हो जाता है। चलो 13.10 फाइज बेंजीनिंग इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्यू टू थ्रो इट कंटेन 3 डबल बॉन्ड रखने के बाद भी एक्स्ट्रा वहां पर क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। तो बताओगे ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस या फिर आप यहां पर कह सकते हैं पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशंस। अब आपसे कह रहे हैं व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ सिस्टम बी एरोमेटिक। तो इसके लिए मैंने आपको वहां पर, यहां पर तो नहीं, वहां पर मैंने क्या बताया था, कहां पर, रिएक्शन मैकेनिज्म में, उसके लास्ट या फिर सेकंड लास्ट लेक्चर में होगा, वहां पर आपको पढ़ाया था, लास्ट लेक्चर में होगा, हकल रूल याद है। आपका जो कंपाउंड्स होगा वो साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। अगर इतनी कंडीशन फुलफिल है तो 4n+2 पाई बराबर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स रखना था, और पाई इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को रख करके n की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर कंप्लीट नंबर आता है 0 1 2 3 एक होल नंबर आता है तो एरोमेटिक है। चलो अब आपसे यहां पर ये कहता है कि भाई ये देखो तुम्हारे सामने कुछ लोग हैं, अब आपसे कह रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग सिस्टम आर नॉट एरोमेटिक। ये सिस्टम एरोमेटिक क्यों नहीं है। मैंने कहा था वो साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर, प्लेनर के लिए जो रिंग है ना उसमें सभी एटम का, जो भी रिंग में इन्वॉल्व है एटम जो बना रहे हैं उनका हाइब्रिडेशन sp2 होना चाहिए। लेकिन अगर इसका आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाता है, 2 बॉन्ड दिख रहा है, 2 बॉन्ड नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन है, और इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3। तो यहाँ पर इसकी वजह से ये फेल हुआ sp3 हाइब्रिडेशन। इनके पास भी सेम वही कंडीशंस है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडेशन। इनके पास आते हैं, कह रहे हैं आप दिखाओ sp3 हाइब्रिडेशन कहीं पर, सबके सब sp2 है, नो डाउट sp2 हाइब्रिडेशन सबके पास है, साइक्लिक है, प्लेनर है। लेकिन ये कहाँ पर फेल होता है, 4n+2 पाई बराबर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इधर कितना आ रहा है, 2 2 4 2 6 2 8 8 पाई, ठीक है, ऐसा हो जाता है। और जब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर फ्रैक्शन में वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताया फ्रैक्शन में मिल रहा है, और उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था एरोमेटिकली इलेक्ट्रॉन का कैसे होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने क्रम में होना चाहिए, 2 हो जाए, ठीक है, तीनों कंडीशन साइक्लिक हो, प्लेनर, कॉन्जुगेट। इसके बाद जब पाई बॉन्ड पे आते हैं इस वाले फॉर्मूले पे, या तो 2 हो, ऐसे फिर 4 बढ़ाते हुए, फिर 6 हो, फिर 10 हो, फिर 14 हो, ऐसे वहां पर होना चाहिए 18 हो, ये 4 4 के क्रम होना चाहिए। और 8 4 हो, 8 हो,
ऐसे वहाँ पर 12 हो, इस क्रम है तो क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। तो बताओ ये जो कंपाउंड्स है वो हमारा क्या है एंटी एरोमेटिक। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लेक्चर जाके देखो, क्योंकि इस पूरा डिटेल में बताया गया ना, अब यहाँ पर फिर से थोड़ी बताया जाएगा। अब यहाँ पर आपको कहता है हाउ विल यू कन्वर्ट, ठीक है, आपको यहाँ पर कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। याद रखना कि आपको कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हम क्या करते हैं वहाँ पर, पहला आपको क्या बताया गया, कह रहे हैं कि आपको पैरा नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है, ऐसे देखना, आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हमारे पास है पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन है। किससे बनाना है, बेंजीन से, बेंजीन से पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन बनाना है, ठीक है। फर्स्ट वाले में अगर हम चलते हैं, कह रहे हैं कि बेंजीन को हमें कन्वर्ट करना है इसमें पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, तो कैसे किया जाएगा। तो देखना यहाँ पर अगर मैं 13 नंबर की बात करता हूँ, इसमें फिर नंबर 1 की बात करता हूँ, क्या करेंगे बेंजीन के साथ कि हम पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन में पहुंच जाए। ये रहा बेंजीन, देखो नाइट्रो ग्रुप पी का मतलब यहाँ पर पैरा पोजीशन में, ब्रोमीन के एसिड में यहाँ पर पैरा पोजीशन में, या फिर एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे है वो। तो याद रखना हमारा पहला टारगेट होगा हम इनका ब्रोमिनेशन करा दे। क्या करा दे भाई, ब्रोमिनेशन। और ब्रोमिनेशन कराने के Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Fe Br3 यूज कर लेते हैं। यहाँ से निकल के आएगा क्या Br प्लस, बेंजीन रिंग के ऊपर जाकर के जुड़ जाएगा ऐसे, यहाँ पर देख रहे बेंजीन रिंग के ऊपर जाकर के जुड़ जाएगा। अब इसके बाद नाइट्रेशन कराते हैं, और नाइट्रेशन के लिए मैंने कहा था H2SO4 और क्या यूज करते हैं HNO3। तो यहाँ से कौन निकल के आएगा, सारी मैकेनिज्म बताया था, अब यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे ही करते हैं NO2 प्लस। अब NO2 प्लस कैसे नहीं, जहाँ मन करेगा जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर कौन बैठा है, ब्रोमीन, जो भी बैठा उसी की चलेगी, ठीक है, चाहे वो कमजोर हो चाहे स्ट्रॉन्ग, उससे कोई मतलब नहीं, आने वाला चाहे जो भी रहे, इन्हीं के हिसाब से जुड़ेगा। हाँ, जुड़ने के बाद फिर उनकी पावर बढ़ जाए अलग बात है, उनकी चलने लगे। तो यहाँ पर कौन है, आपको पता है हेलोजन भले माइनस आई देता है लेकिन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। आने वाले को कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा पर जोड़ेंगे, क्योंकि हमें पैरा वाला बनाना था, हम इसको पैरा पर भेज देते हैं। अब बताओगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये हो जाता है, आ समझ में, ये पहला था। अच्छा, अगर कोई कहे कि नाइट्रेशन पहले करा लेते तो नाइट्रेशन करा लेते, यहाँ पर NO2 बैठ जाता, लेकिन तब हेलोजन को डालते ना, हेलोजनेशन कराते तो वो उसको मेटा पोजीशन पे भेजने लगता। इसीलिए हमें पैरा पे चाहिए था, तो हम नाइट्रेशन की भूल नहीं कर सकते कि नाइट्रेशन पहले करा ले, तो हमें पहले हेलोजनेशन तभी नाइट्रेशन करना होगा। चलो अब अगला बताओ, यहाँ पर हो गया इतना नोट। नेक्स्ट आपको कहता है यहाँ पर भाई हमें क्या बना के दिखाना है आपको, कह रहे हैं मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, किससे, बेंजीन से। तो इसको भी देखते हैं, अब बेंजीन से बना रहे लेकिन इस बार कह रहे हैं कि मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये रहा बेंजीन, तो नाइट्रो मेटा पे जाना चाहिए। अब आपको पता है कि अगर आप ब्रोमिनेशन कराओगे पहले तो नाइट्रो को कहां पर भेजेगा, कहेगा अब तो इनको ऑर्थो पैरा पर भेजेगा, लेकिन हमको मेटा पे लाना है। तो हम कहेंगे एक काम करो, अब समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, नाइट्रेशन, H2SO4 HNO3 ना, और कौन निकल के आएगा यहाँ पर NO2 प्लस ऐसे। तो अब आप बताओगे यहाँ पर NO2 ग्रुप जाकर के जुड़ गया। अब क्या करा दे यहाँ पर क्लोरो, अब यहाँ पर क्लोरीन को लाते हैं हम लोग। क्लोरीन कराने के लिए हमें क्या करिए, Cl2 एनहाइड्रस AlCl3। अब यहाँ से कौन निकल के आएगा बताओगे, Cl प्लस, ये जा करके यहाँ पर जुड़ेगा, और यहाँ पर ये, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पर 3rd नंबर का आपको कहता है कि भाई पैरा नाइट्रोटोल्यूवीन बनाना है बेंजीन से तो उसको भी देखते हैं यहाँ पर, पैरा नाइट्रोटोल्यूवीन 3rd नंबर, पैरा नाइट्रोटोल्यूवीन। देखो ये पैरा पोजीशन की बात कर रहा है, मतलब टोल्यूवीन का मतलब मिथाइल ग्रुप आया और NO2 ग्रुप आया, तो हमें पैरा पोजीशन पे चाहिए, तो हम पहले उस ग्रुप को लाएंगे जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाला होता होगा। तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर CH3Cl से रिएक्शन कराते हैं, फ्रेडल क्राफ्ट की एल्काइलेशन। तो यहाँ पर इसको तोड़ के माइनस, यहाँ पर प्लस, तब बताओगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा टोल्यूवीन बन जाएगा। अब कह रहे हैं पैरा पोजीशन पे NO2 लाना है, हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, नाइट्रेशन करा देते हैं, H2SO4 HNO3, यहाँ से क्या निकल के आएगा, NO2 ग्रुप, और उसको कौन गाइड करेगा, मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर NO2, ये हो जाता है, समझ में। तो अगला कन्वर्जन देखें यहाँ पर, नेक्स्ट कन्वर्जन आपसे कहता है यहाँ पर एसिटोफिनोन, बेंजीन से कह रहे हैं एसिटोफिनोन बनाना है। अब सवाल आता है एसिटोफिनोन आपको पता होना चाहिए क्या होता है,
पता होगा तो आसानी से आपको सोचने पे आप मजबूर हो जाएंगे कि हाँ क्या करें, और नहीं पता एसिटोफिनॉन क्या होता है, बातें खत्म हो जाती है क्वेश्चन की। तो हम यहाँ पर ऐसे करते हैं, ये 4th नंबर का है एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन के लिए हम कुछ और नहीं पता है, एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये तोड़ लिया -2, यहाँ पर प्लस आया, और एक ही स्टेप में बात बन जाएगी यहाँ पर COCH3। इसी को कहते हैं क्या, एसिटोफिनॉल। तो ये हो गया यहाँ पर, आया समझ में। एक कन्वर्जन वाला क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। अब आगे आपको यहाँ पर कहता है इन द एल्केन, आपको ऐसे एक एल्केन दिया, कहा कि इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन हाइड्रोजन बताओ। वो बहुत सिंपल है, आप बता सकते हो। और यहाँ पर फिर कहता है, अगर हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कौन से नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर का। और 15 नंबर के क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इफेक्ट डज ब्रांचिंग ऑफ एन एल्केन चेन हैज नो बॉइलिंग पॉइंट, हैज लो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑन इट्स बॉइलिंग। अच्छा, इसके बॉइलिंग पॉइंट्स में क्या फर्क पड़ेगा ब्रांचिंग को। जैसे मैंने कहा था कि पढ़ाते समय आपको बताया था, एल्केन में जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी मॉलिक्यूल ऐसा लगता है वो सिकुड़ने लगते हैं, उनका सरफेस एरिया कम होने लगता है, वो एक स्फेरिकल शेप में आने लगते हैं। जब सरफेस एरिया कम होगा तो वहां पर क्या हो जाता है, आपको पता है कि वहां पर वनरेबल फोर्स भी कम होगा, जिसकी वजह से आप बताओगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एक दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट्स कम हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आपको बताता है, यहाँ पर सब कुछ पढ़ चुके हैं। एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन इल टू ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, वाइल इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल परऑक्साइड। भाई ये तो बदल जाते हैं, क्यों, 1 ब्रोमोप्रोपेन। आपको पता है कि बेंजोइल परऑक्साइड के केस में वहां पर फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म लगती है। ज्यादा पूरा थोड़ी आपको 4 स्टेप बताया था, पूरा बताओगे, ठीक है, लेकिन अगर कम से कम आपके बुक में आता है, वहां पर असर्शन रीजन में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो बताओ क्योंकि यहाँ पर बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, और आपको यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 1,2 मेथाइल बेंजीन, जिसको हम कहते हैं ऑर्थोजाइलिन, कह रहे हैं कि इसकी हम ओजोनोलिसिस कर रहे हैं। ओजोनोलिसिस ऑफ 1,2 डाइमेथाइल बेंजीन ओजोन ऑर्थोजाइलिन, हाउ डज द रिजल्ट सपोर्ट कैलकुलेट स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। तो कह रहे हैं कि अब इसको हम कैसे देखेंगे, मैं यहाँ पर आपको ऐसे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखते हैं उसको, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है ना, 17, यहाँ पर आप देखो ऐसे कैलकुलेट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये रहा हमारा, मान लेते हैं ये ऑर्थो, ये रहा, इसी की ओजोनोलिसिस करनी है। ओजोनोलिसिस का आपको पता है क्या क्या लगता है, ठीक है, जिंक H2O। अब आपको बनाना है यहाँ पर कैसे होगा, मैंने आपको सिंपल सा सिखाया है, जहाँ कहीं पर डबल बॉन्ड को तोड़ करके ऑक्सीजन दे दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड तोड़ करके ऑक्सीजन दे दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड तोड़ करके ऑक्सीजन दे दो। अब प्रोडक्ट को लिखो, अगर आप देखो यहाँ पर ये बॉन्ड कट गया, यहाँ पर CH3, यहाँ पर COCHO आ जाएगा। अब बताओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ से लिख रहा हूँ CH3, ये क्या हो जाएगा CO, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड CHO आ जाएगा, किनारे पे है तो CHO, ठीक है। आप इसको भी लिखेंगे CH3 COCHO, ये भी आ जाएगा, सेम यही चीज रिपीट होगा। फिर यहाँ पर आते हैं, इन दोनों कार्बन देख रहे हैं अभी कनेक्टेड है, अभी ये कनेक्टेड है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CHO सिंगल बॉन्ड CHO। इसका नाम क्या चलता है पता है, ग्लाइऑक्सल, क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइऑक्सल कहा जाता है। चलो अब सवाल आते हैं, क्या 2 ही टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। अगर आप इतना लगाते हो तो आप गलत हो। अब आपको यहां पर कह रहा है ना कि इस बात का ध्यान देना है, डबल बॉन्ड में अगर पाई बॉन्ड, यहां पर बेंजीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन बदलती भी तो है। अभी मैंने यहां पर लगाया, अगर कोई ऐसे लगाते यहां पर, यहां पर, यहां पर, अब यहां पर क्या है, अब लगा के दिखाओ। अब अगर इसकी ओजोनोलिसिस करते हैं हम वहां पर, अब क्या वही प्रोडक्ट मिलेगा या फिर कुछ नया प्रोडक्ट मिलेगा हमें वहां पर। तो अब फिर से वही कॉन्सेप्ट, ये डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन दो, इनको ऑक्सीजन दो, डबल बॉन्ड को तोड़ा, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड को तोड़ा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब देखना यहाँ पर ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये भी कनेक्टेड है, इनको अगर मैं लिख रहा हूँ इनका प्रोडक्ट CH3, फिर ये कार्बन देख रहे हैं यहाँ पर ये, क्योंकि इसकी इस साइड भी कार्बन चेन है, मतलब ये कीटोनिक ग्रुप है। फिर इनसे जुड़ गया ये वाला कार्बन, अभी जुड़ा है, कनेक्टेड है, और इनसे जुड़ा है यहाँ पर ये, तो ये एक प्रोडक्ट हमारा बना, आया समझ में। और साथ से साथ दूसरा CHO सिंगल बॉन्ड CHO, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, अब बताओगे 2 मोल ग्लाइऑक्सल बन जाता है ये। तो टोटल अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं, इस बात का जरूर हर कोई ध्यान देगा, एक ये वाला बना, ठीक है, और एक ये, और ये तो सेम ही है,
ये और तीसरा ये, तो बताओ कि 1, ये हमारा 2 और ये 3। तो इसलिए कभी बाई चांस आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है मे भी एग्जाम में, तो याद रखना कि अगर हमसे कहा जाए ऑर्थोजाइलिन है, ठीक है, टोटल कितने प्रोडक्ट्स आपको, कितने टाइप के प्रोडक्ट्स आपको मिलेगा ऑन ओजोनोलिसिस। केवल हम ऐसा नहीं कि एक ऑर्थोजाइलिन बना दिया, हमें 2 दिखा, हमने टिक कर दिया, यहाँ पर बनाया 2 दिखा, नहीं, हम कहेंगे ओवरऑल हमें पता है कि 2 यहाँ पर पाई बॉन्ड की पोजीशन बदलने की वजह से आप देख रहे हैं प्रोडक्ट आपका एक नया टाइप का निकल गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए आपको जरूर ध्यान देना, वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा समझ में क्या बता रहा था मैं यहाँ पर। चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपको यहां पर कहता है कि 18 नंबर में अरेंज बेंजीन है, एनहेक्सेन है और इथाइन है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक बिहेवियर ऑल्सो रीजन ऑफ दिस। हमारे पास 3 लोग हैं, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर वाले क्वेश्चन में हमारे पास, ऐसे मैं ए लिख देता हूं, यहां पर हमारे पास कौन है, बेंजीन, ऐसा बी बना देता हूं, उसको कह रहे हैं कि नॉर्मल हेक्सेन है, ठीक है, नॉर्मल हेक्सेन है, ठीक, मतलब एल्केन है पूरा पूरा। और सी यहाँ पर कह रहे हैं इथाइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कहा गया इनके एसिडिक कैरेक्टर ना डिक्रीज, एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर लगाना है। और एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में आपको एक कॉन्सेप्ट बता दो, वो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, एस कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रत्येक कार्बन का एडिशन sp2 आ जाता है, बोले तो 33% एस कैरेक्टर होगा। सारी चीजें मैं बता चुका। हेक्सेन में क्या हो जाएगा, एल्केन है, sp3 होगा, पूरा 25% का एस कैरेक्टर होगा। और ये तो भाई sp सबसे मैक्सिमम लेकर के बैठे हैं, कितना 50%। जहाँ पर परसेंटेज ज़्यादा वहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा। तो इस हिसाब से आप कहेंगे डी, यहाँ पर ये सी हमारा, सी सबसे ज़्यादा होगा, फिर ए वाले का नंबर आएगा और सबसे कम कौन हो जाएगा, बी, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ परसेंटेज और एस कैरेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। चलो हो गया इतना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है यहाँ पर वाई डज बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली, बड़ी आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे देता है। जबकि आपको कहता है एंड निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद डिफिकल्टी, निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने में उसको बड़ी दिक्कत होती है। उसका रीजन यही होता है कि बेंजीन खुद एक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सोर्स होता है। आप देखते हैं यहाँ पर हाई अनसैचुरेटेड साइड्स होता है, 3 पाई बॉन्ड्स लेकर के घूम रहा है, पाई बॉन्ड्स का मतलब इलेक्ट्रॉन का सोर्स वहां पर है, तो इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। और निक्लोफाइल क्या होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले पास कैसे आ सकता है, आ ही नहीं सकते। इसलिए वो निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं, कौन सा कराता है, अगर कराएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस कराएगा। फिर अगला क्वेश्चन 20 नंबर का आपको कहता है हाउ वुड यू कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड इनटू द बेंजीन। ये कुछ कंपाउंड से कह रहा है कि इनको आप बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहला आपको यहां पर बताओ मैं, इथाइन कहा गया है नंबर 1। अगर हम बात करते हैं 13.20 में, मतलब 20 नंबर वाले क्वेश्चन में फर्स्ट आपको कह रहा है कि नंबर 1 इथाइन से, मतलब ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। मतलब कोई रास्ता आपको बताया था, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, याद आया आपको, बताया था यहाँ पर क्या होगा, रेड हॉट आयरन ट्यूब, और यहाँ पर कितना 873 केल्विन टेम्परेचर। तो मैंने कहा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होता था और यहाँ पर ये आपस में जुड़ जाते थे, ठीक है। सेकेंड आपको कह रहा है कि ये इसको कैसे पहुँचाओगे, ये इथीन है, कौन है भाई, इथीन। बताइए इथीन का तो कोई रिएक्शन हमें मिला नहीं है, अब क्या करें, कह रहे तो एक स्टेप में नहीं हो रहा है तो आप अगला 2 स्टेप यूज करो। हम कहते हैं ठीक है, तो सोचते हैं यहाँ पर Br2CCl4 से रिएक्शन कराते हैं, किससे, Br2CCl4। आपको बताइए पाई बॉन्ड को तोड़ करके एक ब्रोमीन इनको और एक ब्रोमीन हेलोजिनेशन वाली रिएक्शन। सब बताओगे यहाँ पर CH2Br, फिर सिंगल बॉन्ड CH2Br। फिर इसके बाद आपको बताया क्या करना है यहाँ पर, अब बताओगे यहाँ पर नंबर 1 एल्कोहलिक OH यूज कर लो, KOH, सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। और सेकेंड हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं आपको पता है, NaNH2। ये दोनों मिल करके क्या करेंगे, एल्काइन बना देंगे। देखो एल्कीन से तो नहीं बनेगा डायरेक्टली, तो हम एक काम कर सकते हैं, एल्कीन को एल्काइन में कन्वर्ट करते हैं, फिर ये कंडीशंस दे देंगे। और जब हमने एल्कोहलिक OH यूज किया तो यहाँ पर HBr ऐसे हटाएगा, फिर NaNH2 यहाँ से HBr ऐसे हटाएगा। अब जिसकी वजह से आप बताएंगे यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाता है। फिर इसके बाद मैंने कहा वही आपको फिर से वहाँ पर क्या कंडीशन देनी है, रेड हॉट आयरन ट्यूब वाला देना है, ठीक है, रेड हॉट आयरन वाला यहाँ पर 873। तब बताओ कि यहाँ पर फिर से क्या बन जाएगा, बेंजीनिंग बनके तैयार हो जाता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर होता है।
तो हमने क्या किया, एल्कीन को पहले Br2CCl4 दे दिया, जिससे बिस्नल डाइहैलाइड बन गया, और बिस्नल डाइहैलाइड से आपको एल्काइन बनाना आता है। तो वहां पर हमने कहा कि ठीक है, अब इसके आगे का रास्ता तो हमें पता ही, बेंजीन बना देते हैं। चलो एक और बचता है, उसको भी देखते हैं, उसको मिटाते हैं। नेक्स्ट जो आपको कहता है, वहां पर कहता है हेक्सेन। क्या है? हेक्सेन। और हेक्सेन का मतलब कितने कार्बन? 6 कार्बन की बात हो रही है। और हेक्सेन से हम कैसे बना सकते हैं? अगर आपको याद हो, एरोमेटाइजेशन नाम की एक रिएक्शन बताया था, 3rd नंबर की, यहाँ पर आपको बता रहे हैं हेक्सेन। जब एन हेक्सेन अगर हम यूज करते हैं तो आपको पता है यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैंने कहा था एरोमेटाइजिंग एजेंट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कोई एक यूज कर लेता हूँ V2F5 और यहाँ पर Al2O3 के साथ, और उसके बाद मैंने कहा था वहाँ पर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर वगैरह भी याद रहे, वहाँ पर मैंने कहा था 773 केल्विन टेम्परेचर था और 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। तो अब जाकर के ये क्या बना लेगा, वहाँ पर एरोमेटाइजेशन बेंजीन डिहाइड्रोजनेशन करता था और वहाँ पर एरोमेटिक रिंग बनकर तैयार हो जाता। इसमें कंडीशंस भी बताया था। इसका दूसरा नाम क्या था पता? रीफॉर्मिंग भी कहते थे। और यहाँ पर कहा था कम से कम 6 होना चाहिए और या फिर से ज़्यादा होना चाहिए। चलो अब आपको यहाँ पर बताया गया है कि फिर से अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड इन देयर डिक्रीजिंग रिलेटिव रिएक्टिविटी विद द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल छोड़ना है और आपको यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, इनका ऑर्डर आपको बताना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे ए वाला जो आपको बताया गया यहाँ पर, अगर फर्स्ट वाले की बात करते हैं, ठीक है, हम 22 नंबर वाले क्वेश्चन में जा रहे हैं ना, नहीं 21 अभी बचा हुआ है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द एल्कीन ऑन द हाइड्रोजनेशन ऑफ 2-methyl ब्यूटेन। कहेगा 2-methyl ब्यूटेन बना रहे, ये होगा, ठीक है, 2-methyl ब्यूटेन ये रहेगा हमारा CH3 CH CH2 CH3, यही बनाना है। कह रहे कि कितने एल्कीन से ये बना सकते हो। देखो एल्कीन से होने का मतलब कि हाइड्रोजनेशन में बस यहाँ ही कहीं पर सब कुछ सेटअप ऐसे ही रहेगा, बस कहीं पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक बताऊं, पहला, अगर हम इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनाते हैं, हम कहेंगे यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर ये CH3, अब बताओ कि यहाँ पर CH2 CH3, एक तो ये हो सकता है, इसी पे हाइड्रोजन जोड़ दिए, ये बन जाएगा। दूसरा देखो, अगर यहाँ से हटाओगे तो ये दोनों बात ही एक ही है, यहाँ पर डबल करो, यहाँ पर डबल करो, बात है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में बना देते हैं एक बार CH3, अब इनके बीच में डबल बनाया तो ये हो जाएगा CH3, ऐसा हो जाता। एक और बनाना चाहे तो बना सकते हैं, कहाँ पर? इन दोनों के बीच में बना देते हैं। अब बताओ यहाँ पर CH3, ठीक है, ये CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है। ऐसा समझ में? तो ये 3 आप कर सकते हैं, सिंपल सा था यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको कहता है यहाँ पर 22 नंबर में, ठीक है, 22 नंबर में अगर हम देखते हैं, आपको कहता है अरेंज द फॉलोइंग। ये क्लोरोबेंजीन 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, उसके बाद यहाँ पर पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये 3 ही है ना। अब इनका अरेंजमेंट करके हमें वहां पर देखना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर बनाना है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं 22 में, आपको यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि जो ए वाला है, ए वाले में अगर हम बात करते हैं, मैं यहाँ पर से बना देता हूँ फर्स्ट में आपको कहता है क्या है, वहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। सेकंड की अगर बात करते हैं, यहाँ पर इसे नंबरिंग कर देता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और सेकंड वाले की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। कह रहे हैं यहाँ पर क्लोरोबेंजीन तो है, यहाँ पर कह रहे दूसरे पे भी NO2 ग्रुप लगा है और चौथे पे भी NO2 ग्रुप लगा है। और तीसरे की अगर बात करते हैं, यहाँ पर 3rd नंबर में अगर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर NO2। इन दोनों का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर बताना, इन तीनों का। तो याद रखना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का अगर कॉन्सेप्ट पे चलता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन याद रखना वो +M+I ग्रुप के डायरेक्टली हुआ करता था और -M और -I ग्रुप के इनवर्सली। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाले लोग हैं उनकी प्रेजेंस में अच्छा होगा, जो घटाएंगे कम होगा। और क्लोरीन के केस में आपको पता है इनका -I डोमिनेट करता है, यहाँ पर -I इनका, और इनके लिए -M डोमिनेट करता है, -M, तो यहाँ पर माइनस वाले, यहाँ पर माइनस वाले। मतलब कहने का मतलब मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सब जगह खराब ही होगा क्योंकि सब के सब घटाने वाले हैं। लेकिन तब भी इसमें अगर ऑर्डर अरेंज करना है तब बताओगे फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा, क्योंकि एक ही क्लोरीन घटा रहा है। उसके बाद क्लोरीन के साथ 2 NO2, यहाँ पर एक क्लोरीन एक NO2। अब बताओगे तब 3rd वाले का नंबर, यहाँ पर तो सब के सब 3 लोग हैं, तीनों घटा रहे हैं, बताओगे ये आ जाएगा। हाँ समझ में? तो ऐसा यहाँ पर हो जाता।
चलिए अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट बी वाले की अगर हम बात करें, बी वाले आपको कह रहा है टोल्यूइन, ऐसे इसको फर्स्ट बोल देता हूं मैं। ये रहा आपका टोल्यूइन। सेकेंड किसको कह रहा है? कह रहा है पैरा। यहां पर देखा इसका मतलब बेंजीन रिंग है, पैरा पे NO2 CH3 है और NO2 एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे, तो ऐसा यहां पर CH3 लगाया और यहां पर NO2 लगा दिया। और थर्ड की अगर बात करते हैं, ठीक है, यहां पर NO2 ठीक है। अब यहां पर हमसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ध्यान देना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहां पर देखना है। और यहां पर अगर देखा जाए कौन है, +M वाला +I वाला, चलो ये +M वाले लोग हैं और यहां पर कौन है, -M वाले लोग हैं। यहां पर दोनों -M है, तो आप खुद बताओ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जहां पर +M वाले लगे वहां पर सब ज्यादा, मतलब फर्स्ट, उसके बाद एक बढ़ाने वाले घटाने वाला सेकेंड, और थर्ड वाले में दोनों घटाने वाले, ठीक, ऐसा कुछ हो जाता है। ये सारी चीजें हो जाती है। चलो अब यहां पर इसको देखते हैं, मिटा दे इसको। अब यहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जैसे आपको कह रहा है कि आउट ऑफ द बेंजीन, मेटा नाइट्रोबेंजीन एंड टोल्यूइन विच अंडरगो नाइट्रेशन मोस्ट इजली। अगर आप यहां पर ध्यान दो, ये बेंजीन है ना, कोई बढ़ाने वाला घटाने, यहां पर क्या हो जाता है, मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। इसके पहले और तीसरे कार्बन पे मेटा पोजीशन, यहां पर टोल्यूइन है, तो कहा गया विच अंडरगो नाइट्रेशन मोस्ट इजली। आपको बताया यहां पर ये, क्योंकि यहां पर एक +M वाला ग्रुप लगा है, यहां पर 2 -M, अपना कोई बढ़ाने वाला ना घटाने वाला। बताओगे टोल्यूइन सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, बेंजीन, फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, ये, क्योंकि नाइट्रेशन भी तो सब वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो चाहे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोले चाहे नाइट्रेशन बोले, टोल्यूइन सबसे ज्यादा, फिर बेंजीन, फिर मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। अब आपसे यहां पर अगला क्वेश्चन कहता है सजेस्ट द नेम ऑफ द लेविस एसिड अदर देन एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड विच कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग द इथाइलेशन ऑफ बेंजीन। अगर बेंजीन का इथाइलेशन करा रहे हैं तो हमारे पास, अगर मान लेते हैं LCl3 नहीं है, तो हमारे पास FeCl3 यूज कर सकते हो, FeBr3 यूज कर सकते हो, तो लेविस एसिड वगैरह और भी आपके ऑप्शन है, वहां पर आप उसका यूज कर सकते हो। फिर बताया गया वाई इज गुड्स रिएक्शंस नॉट प्रिफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एल्केन्स कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स। और आपको बताइए सारी चीजें मैंने आपको बताया था। बुड्स रिएक्शन में क्या हो जाता था, जितने कार्बन का एल्किल हैलाइड होता था उसी का जस्ट डबल का एल्केन बनता था। और आपको पता है कि डबल का एल्केन बनने का मतलब वहां पर क्या हो जाता है कि अगर 1 का लिया तो 2 का बन जाएगा, 2 का लिया तो 4 का बन जाता है। और आपको पता है कभी भी किसी कंप्लीट नंबर का अगर डबल करेंगे तो हमेशा एक इवन नंबर ही आता है, ठीक है। तो यहां तक आपका हाइड्रोकार्बन का जो चैप्टर है वो हो जाता है कंप्लीट। और नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर नया चैप्टर लेकर के आएंगे, हैलो एल्केन हैलो एरेंस, ठीक है। तो इतना हम लोग आज करते हैं। थैंक यू।